थोड़ा सा परिचय दीदी ने दिया कि दीदी वॉज कनेक्टेड विद द दिल्ली सेंटर। मैं देखकर हैरान हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे कई दीदियाँ थी जो साथ में पहले पहले शिखा दीदी और ये सब। आई मस्ट अपोलोजाइज कि मेरे से आपकी बात ही नहीं हो सकी, नहीं तो पहले पूछ लेता कि कौन सी सिस्टर आपके साथ यहाँ पे थी। आप शायद जानते होंगे जो अब इस टाइम गॉडलीवुड स्टूडियो में इंचार्ज हैं, शिखा दीदी वगैरह। तो हम पहले उस टाइम सिस्टर शिवानी के साथ बहुत यहाँ पे प्रोग्राम्स जाते आते रहते थे। तो दीदी जो हैं, दीदी जी ने वैसे तो पढ़ाई के अंदर अपना साइंस के अंदर ग्रेजुएशन किया हुआ और उन्होंने मास्टर्स अपना इंग्लिश लिटरेचर के अंदर किया था, और साथ साथ पढ़ाई में शिक्षा में जर्नलिज्म भी दीदी ने किया हुआ। इसीलिए जो वक्ता हैं दीदी बहुत अच्छी हैं। अगर आपने यूट्यूब पे इनकी क्लासेस दीदी जी की सुनी, कितना जबरदस्त कंट्रोल है पूरा अपने प्रोग्राम के ऊपर। और साथ साथ फिर 19 साल से दीदी समर्पित जीवन ब्रह्मा कुमारी के साथ अपना दे दिया उन्होंने सेवाओं के अंदर। और इस समय 2011 से दीदी जी कुवैत के सेंटर, अरुणा दीदी की जो आपने क्लास सुनी थी, वहाँ पर दीदी अपना सेवा दे रही हैं। और प्रेजेंटली शायद मैंने सुना कि दीदी अभी इजिप्ट में हैं, वहाँ पर अपना जो भी क्लासेस हम सुन रहे हैं वो दीदी इजिप्ट से करा रही हैं। तो आप सब हाथ वेव करके दीदी को वेलकम कर सकते हैं। दीदी बहुत देर से, एक्चुअली शुरू शुरू से ही हम जब आपकी क्लासेस सुन रहे थे तो हम बहुत इच्छा थी, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन वाले थे तो उनको था कि क्या, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, अनुभव क्या होता है। तो उस समय से आपके साथ जुड़ना, आपके साथ आपको सुनना चाहते थे। लेकिन आज वो दिन आ ही गया कि बाबा ने आपको भेजा। तो आप सब इनको जो जो एक्सपीरियंस के साथ आप इनका जो मोटिवेशन मनोबल बढ़ा सकते हैं, उन सब आपके साथ साथ चलेंगे, सुनेंगे। और एक बार फिर से थैंक यू दीदी, वेलकम वंस अगेन टू दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑनलाइन पीपल। थैंक यू। ओम शांति। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसमें मेरा ही फायदा हो रहा है कि आप सभी से मिलने का मुझे इतना जो मौका मिल रहा है। क्योंकि क्या है कि जब हम अनुभव सुनाते हैं और अपने बाबा के परिवार के में जब अनुभव सुनाते हैं, तो जैसे है ना, हम अपने ही जीवन की दास्तान को एक बार फिर से विजिट करते हैं और हमारा जो बाबा के साथ जो संबंध है, जो कनेक्शन है, उसमें एक गहराई और आती है। जैसे कल से मैं सोच रही थी कि अपने जीवन की दास्तान को मैं फिर से सोच रही थी कि फिर से एक बार बचपन में जाना और फिर से यहाँ तक इस जीवन की इस घड़ी तक पहुंच जाना। तो कैसे हम बाबा से जुड़े, कैसे बाबा से वो एक तरह से संबंध जुड़ा और परिवार से जुड़ा, क्या क्या बदलाव जीवन में आए। और इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं अनुभव की, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल जो, क्योंकि ये एक परिवार है और मैं इसको ऐसे एक ऑफिशियल क्लास नहीं बनाना चाहती, लेकिन एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आजकल जो बाबा के बच्चे कुवैत में हैं, हम सभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि हम सभी भी कि जो 1 घंटा हम बैठेंगे, तो क्लास में जब हम बैठेंगे तो सबसे पहली जो हमारी अवस्था है, जो बाबा हमें कहते हैं, आत्मिक स्थिति। पहली एक स्थिति अगर हम बना के बैठे कि हमारी जो क्लास है वो क्लास ना हो करके योग बन जाए, कि हमें अनुभव हो कि हम आधा घंटा लास्ट में एक क्लास या फिर योग नहीं करें, लेकिन बार बार में वो अटेंशन प्रतिपल वो सजगता रहे, तो उसमें एक अलग ही मजा आएगा। और दूसरी बात यही है कि जैसे कि मैंने कहा कि बाबा के सभी बच्चे जो हैं, क्योंकि सभी तो अपना अपना पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, और मैं सिर्फ कुवैत के बारे में जानती हूँ इसलिए आपसे शेयर कर पा रही हूँ कि बहुत ही ऐसे बच्चे बाबा के हैं जो भारत के भी हैं और अरब देशों से भी जो ज्ञान में चले हैं वहां पर। तो बहुत एक पुरुषार्थ की सच में एक लहर है अभी सभी में ना, वो एक एक अंदर एक घंटी सी बज गई है अभी कि भाई अब समय नहीं रहा। हर किसी को हमने देखा कि बस अभी जो कुछ हुआ फुल स्टॉप, फटाफट आगे बढ़ो, अभी अभी समय नहीं है विस्तार का। तो और उसका सबसे अच्छा तरीका है आत्मिक स्थिति। तो आत्मिक स्थिति में होकर के हम बैठे। और दूसरा जो बाबा ने आज के वरदान में जो कहा, आज का वरदान
आपने दूसरी मुरली सुनी है, हमने दूसरी मुरली सुनी है असल में, क्योंकि इन देशों में जो फ्राइडे है वो संडे है, और जैसे तो आज की मुरली हम पहले पढ़ चुके हैं, और लेकिन आज हमने शुक्रवार की मुरली पढ़ी। उसमें बाबा ने कहा है कि आपके जैसे शिव और शक्ति साथ साथ होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। याद है ना ये वरदान 2 दिन पहले का, शिवमयी वो अवस्था हो जाए कि बस ऐसा अनुभव हो कि बाबा साकार में है। जैसे कुछ दिन पहले कहा था ना कि आपको बाबा दिव्य दृष्टि से दिखाई नहीं देगा, लेकिन कैसे दिखाई देगा? इन आंखों से दिखाई दे। तो ऐसी अवस्था हो जाए, और वो कब होगी? जब ऐसी अवस्था हो मन में, एक बाप दूसरा न कोई। तो ये एक पुरुषार्थ का एक थीम है जो मैं देख पा रही हूँ बाबा के बच्चे आजकल जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और रही बात अनुभव की, वो अनुभव तो खैर मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के सामने अगले 1 घंटे में रखूं, लेकिन साथ साथ ये भी एक शुभ अपेक्षा रहेगी कि ना केवल हम अनुभव सुने, लेकिन उस अनुभव से कुछ सीखें। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, कहना अर्थात करना, तो सुनना अर्थात बनना, राइट? तो जो सुनेंगे कुछ ना कुछ जरूर लेना है। और मुझे पता है आप बहुत सारे महारथियों के सुनते रहते हैं, हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत महारथियों के आप सुनते रहते हैं पुरुषार्थ का, और दूसरे अनुभव सुनते रहते हैं। तो जरूर मुझे पूरा विश्वास है आप सबने हर बार कुछ ना कुछ लिया है। और जैसे मुझे याद आता है जगदीश भाई साहब जब एक बार अपना अनुभव सुना रहे थे, और उन्होंने कहा कि जैसे बहुत उनकी तबीयत खराब थी, और उनके हम कहेंगे कि अंतिम दिनों की जैसे कह सकते हैं बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अनुभव इसलिए शेयर करने आया हूँ कि सिर्फ ये अनुभव ऐसा न रह जाए कि बस सुन लिया अच्छा लगा, नहीं, वो सार्थकता नहीं होगी उस अनुभव की। अब हमारे समय को यहाँ पे लगाने की, मेरा मतलब आपका जो समय आप दे रहे हो, पर सार्थकता तभी होगी जब हम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात, कुछ ना कुछ बात सदा के लिए इस क्लास से उठा लें, तो तभी फायदा होगा हम सभी का। तो अनुभव की जहाँ तक बात है, तो मैं शुरुआत शुरू करती हूँ बचपन से ही। तो बचपन में जैसे जो अब बचपन में 2-2.5 साल की जब मैं थी, तो जो मम्मी मुझे बताती है कि किस प्रकार से कुछ साक्षात्कार जैसा मुझे होता था, जो मैं क्लियर कर दूं, अभी मुझे कुछ नहीं होता है ना मुझे कुछ याद है, वो तो मदर ही बताती है कि 2-3 बार के ऐसे अनुभव कि जैसे कुछ बाबा बाबा ऐसे मैं करती रहती थी, और मम्मी का भी सेंटर पे जाना शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि मम्मी बताती है कि एक बार रात को भी जैसे 11 बजे के आसपास, अब 2-2.5 साल का बच्चा, अपने यहाँ पे तो 6 बजे ही सो जाते हैं शाम को, पहले के जमाने में, आजकल तो नहीं सोते। तो 11 बजे तक भी जैसे मम्मी की एकदम नींद खुली और चांदनी रात थी, और मैं आंख ऐसे खोल के आसमान की तरफ देख रही हूँ, तो मम्मी ने मेरी तरफ देखा, और उनके साथ ही मैं सो रही थी, तो कहा, अरे सोई नहीं, क्या हो गया? तो फिर मैंने बहुत ही गुस्से में या फिर शिकायत के लहजे में कहा कि नहीं, वो ना आज बाबा आए थे। तो फिर पेरेंट्स को होता है ना कि अरे हमारे बच्चे को बाबा बाबा का कुछ अनुभव हो रहा है, तो पूछूं मैं जरा क्या कहा बाबा ने। ऐसा होता है ना, हम सभी को हम खोद खोद के निकालते हैं। तो मम्मी ने कहा अच्छा क्या कहा बाबा ने? फिर मैंने कहा कि बाबा ने कहा मैं तुमको ना क्या बोलते हैं, भोग दूंगा, मैं तुम्हारे लिए भोग लेकर आऊंगा। तो फिर मैंने भी बदले में कह दिया ठीक है बाबा, आप भोग ले आना, मैं आपको चीनी दे दूंगी, मेरे पास बहुत चीनी है हमारे घर में। ऐसे ही बातचीत मम्मी सुन रही थी मेरी। और फिर उसके बाद 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैं ऐसे कुछ डांस कर रही हूँ, डांस मतलब ऐसे नाच रही हूँ, कूद रही हूँ, और मम्मी बोल रही थी क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, बात नहीं करो, बाबा आए हुए, मतलब मुझ में नहीं बाबा आए, मैं बाबा के साथ डांस कर रही हूँ। ऐसे इस प्रकार से कुछ कुछ घटनाएं घटी बचपन में। और फिर वो मतलब मुझे तो कुछ भी याद नहीं खैर, लेकिन कुछ लम्हे वो याद है कि जब हम मम्मी के साथ जैसे सेंटर पे जाना होता था, और वो एक बहुत बड़ा रावण का चित्र, जैसे बच्चे डर नहीं जाते हैं देख के, वो डरना, वो सब मुझे ध्यान है थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर क्योंकि मम्मी के क्या था कि गवर्नमेंट जॉब थी और बहुत ट्रांसफरेबल, तो उनका
कहीं और ट्रांसफर हो गया और हम सभी का कनेक्शन जो है बाबा से, सेंटर से नहीं हो पाया। तो ये बात 1980-81 की बात है। तो उस समय आप जानते हैं सेंटर्स इतने नहीं थे, अभी तो गली गली घर घर में है और इंटरनेट का जमाना है, वो सब बहुत थोड़ा अलग जमाना था थोड़ा। लेकिन खैर ये सब साल बीतते चले गए, लेकिन मुझे एक चीज है जो कि हमेशा इन इन दिनों में, जब मैं, जैसे हम सेंटर से कनेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी सेंटर में वापस आने तक, मतलब 1996 तक मैं कहूँगी, नहीं नॉट सॉरी 1997 तक आने तक, जब मैं दोबारा से आई ज्ञान में, तब तक जो ये साल बीते उनमें क्या हुआ। तो मुझे ध्यान है कि मुझे भक्ति तो मैंने नहीं की, लेकिन भगवान में पूरा विश्वास था। मुझे ध्यान नहीं मैंने कोई व्रत वगैरह किए हुए ऐसे, लेकिन हाँ जैसे कॉलेज में थे और तो होता है ना कि अपने फ्रेंड्स को देख करके फ्रेंड्स ने इंस्पायर किया, चलो व्रत करते हैं, चलो हम भी करते हैं, ऐसे ही बस देख 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 के नकल मार के। और दूसरा होता है ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं मैं आपके बहुत पड़ोस से हूँ, मैं बहादुरगढ़ से ही हूँ। तो और झज्जर बहादुरगढ़ तो आपने सुना ही है। तो और गुड़गांव में मैं पढ़ती थी, तो जो भी फ्रेंड्स, जैसे हॉस्टल में मैं रहती थी गुड़गांव में, तो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाई की। तो वहाँ पे जो सारी फ्रेंड्स कर रही हैं फास्ट, तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस दिन नंबर एक तो भाई रात को अच्छा सा खाना खाएंगे हॉस्टल में, दूसरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा दिन फिल्म देखनी है उस दिन, क्योंकि भूख लगी है ना, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, चलो भाई फिल्में देखेंगे। तो मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि इसलिए हम करते थे, हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ पल ऐसे मुझे याद आते हैं, हमारे हॉस्टल में भी जब शाम को रोज प्रेयर करते थे हम सभी बैठ करके, एक हॉल था उसमें सभी लड़कियां हॉस्टल की बैठ जाती थी, और हम सब जब आंख बंद करके, जब हम जैसे आंख बंद करके हम भगवान को याद करते हैं, जो भी अपने तरीके से हर कोई कर रहा है, तो मुझे मन में आता था कि जो मैं देखती हूँ ये देवी देवताएं, वो तो आप नहीं हो मुझे पता है, बट कौन हो, कहीं तो हो, बस इतना सा क्लियर संकल्प आता था, ये तो आप नहीं हो लेकिन कोई तो आप हो, पर को कहाँ हो पता नहीं। और ना ही मेरी कोई इच्छा भी थी कि आ जाओ भाई मुझे मिल जाओ, ऐसा भी कोई थॉट नहीं आता था, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भावना सदा थी कि वो है ही ना साथ में, तो वो बुलाने का वो सब भी नहीं होता था। तो ये कुछ बातें हैं। दूसरा, मुझे सदा ही सन्यासियों से बातचीत करना, या फिर कहेंगे योगियों के साथ बातचीत करना, योगियों की किताबें पढ़ना, ये एक चीज अच्छी लगती थी। बस इस तरह के शौक थे थोड़े से। और बाकी फिर कॉलेज लाइफ आई, और कॉलेज में भी मैंने, जैसे गुड़गांव में ही हमारे यहाँ पे एक बार योगा योगा का कोई कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट चल रहा था, होने वाला था। तो मैंने देखा कुछ लोग, कुछ लड़कियां जो हमारे हॉस्टल की, कुछ कोई टीचर आए हुए हैं, कुछ सिखा रहे हैं योग। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे मैं हॉस्टल के जो मेस था वहां से गुजर रही थी, तो मैंने कहा अरे ये मुझे कैसे नहीं पता है क्या हो रहा है हमारे हॉस्टल में। तो मैंने वहां जा करके और पूछा कि भाई क्या चल रहा है ये। उन्होंने कहा एक योगा का कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए सिलेक्शन है आज। मैंने कहा हो, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं भी सिलेक्शन में जरा एक बार अपने आप को आजमाती हूँ। तो मैंने देखा कि सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं तो ऐसे ही चलते फिरते गई थी, क्योंकि बचपन से ही मैं हॉस्टल में रही, हॉस्टल में मैंने बहुत डिसिप्लिन से अपने आप को शुरुआत से एक्सरसाइज वगैरह की, तो उसका मुझे फायदा मिला उस समय और मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो उसके बाद फिर, तो योगा की मैं ज्यादा लंबी कहानी नहीं खींचूंगी, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, इसका सार यही है कि जब हम योगा करते थे तो मैंने अपने टीचर से पूछा था, मैंने कहा सर ये योगा क्या होता है, ऐसे ही सवाल पूछ ले, रोज रोज तो कर रही हूँ, इतने मुश्किल से आसन कर रही हूँ, और सबसे अच्छे हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी टॉप की मैंने, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी टॉप की उसमें योगा में। लेकिन मैंने पूछा जब अपने सर से, मैंने कहा सर क्या है, तो उन्होंने कहा आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो भाई बहुत अच्छी डेफिनेशन लगी मुझे। लेकिन 2 साल बीत गए, हम रोज योगा कर रहे हैं, फिर मुझे लगा कि वो मिलन कहाँ पर है फिर,
ये तो बिल्कुल ही कुछ अलग परिभाषा, तो अलग है, हम कुछ और रहे हैं। तो बस इतनी सी बातें मैं सोचती थी। और फिर हम बनारस भी गए इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, वहां पे भी दूसरा स्थान हमारी यूनिवर्सिटी को मिला। ये सब घटनाएं घटी और उसके बाद कॉलेज पूरा हो गया। लेकिन कॉलेज पूरा होने से पहले, मतलब ग्रेजुएशन से पहले के जो सेकंड ईयर में, तो एक बार क्या हुआ कि मैं दिवाली की छुट्टियों में मैं आई हुई थी बहादुरगढ़ में। और वहां पे क्या था कि जैसे होता है ना अपने यहाँ पे, दिवाली की शाम को हम जाते हैं मिठाई देने अपने रिश्तेदारों को, जिसको भी जानते हैं। तो मैं और मेरी मदर जो है, हम जा रहे हैं किसी को मिठाई देने के लिए। तो मैं गुड़गांव से आई हूँ 1 हफ्ते की छुट्टी पे, तो भाई निकले हैं हम मिठाइयाँ देने। और उस दिन दिवाली की रात है, एग्जैक्ट दिवाली का दिन है उस दिन। तो हमें सामने से आती हुई वही एक माता जी मिली, जो हमें कम से कम शायद 20 साल या 20 साल पहले जो झज्जर में जो हमें सेंटर पर लेके गई थी पहली बार। 20 साल बाद आज वही माता जी हमें दूसरे शहर में सामने से आती हुई मिल रही है। तो फिर तो मम्मी ने उसको पहचान लिया, मैंने तो पहचाना नहीं, मैं तो 2-2.5 साल की थी जब हम अलग हुए थे। तो मम्मी ने उनको बातचीत की, और पहली ही बातचीत उनके बीच में जो हुई, जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि सेंटर कहाँ है। मम्मी ने पहला सवाल ये किया। तो उन्होंने कहा यही तो है, 1 कदम पे सामने तो खड़े हम सेंटर के। तो बस फिर क्या था, कहा चलो सेंटर पे चलते हैं। हम सेंटर पे गए, जैसा कि मैंने कहा वो दिवाली की रात थी। जैसे ही हम दोनों अंदर घुसे हैं, और मैं अपने बाहरी तौर पर तो मैं अपनी दुनियावी वेशभूषा में थी, जीन्स पहन के, और जैसे होते हैं कॉलेज की लड़कियां। लेकिन अंदर से तो वही हमारा वही हम हमारा एक कहेंगे, हम एक आत्मिक स्थिति कहेंगे उस हिसाब से, या फिर दुनियावी बातों में ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन ध्यान सदा ही योगी जीवन और इस प्रकार की बातों में ही था। तो जैसे ही हम सेंटर पे अंदर गए, तो जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा, या कब कहा, या हाल ही में, कि ब्रह्मा कुमारियां जादू कर देती हैं। तो जादू तो हो गया सच में। जैसे मैं अंदर गई तो मैंने दीदियों को देखा। हम आप जानते होंगे बहादुरगढ़ सेंटर पे अंजलि दीदी हैं, विनीता दीदी हैं, ये दोनों सामने थे। और उन्होंने मुझे, हम दोनों को, मैं और मदर को, दोनों को बिठाया और भोग खिलाया। अब आपको पता है, एक तो सेंटर का माहौल, ऊपर से भोग भी खिला दिया। तो भैया बचा क्या, कुछ नहीं बचा अब तो मैं चारों तरफ देख रही हूँ और मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मुझे ना ऐसा ही बनना है। जैसे दीदियों को देख रही हूँ, उनकी सफेद साड़ी देखी, उनकी सादगी देखी, उनकी पवित्रता देखी। बस मुझे नहीं पता शिव बाबा कौन है भाई, नाम भी नहीं सुना, मुझे तो ध्यान भी नहीं, ब्रह्मा बाबा आई डोंट नो। लेकिन बस एकदम से मन में ऐसा एक दिल में तीर लगा। मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा ही बनना है। तो मम्मी ने मेरी तरफ ऐसे देखा, हाँ इसको तो आए हुए 5 मिनट अभी हुए नहीं है, और ये जानती नहीं कि क्या कह रही है। मम्मी ने कहा ये आसान नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर मुझे बनना तो यही है। ऐसे करके हमारी बातचीत खुसर फुसर ऐसे चल रही है, हाँ, क्योंकि ताकि किसी को सुनाई ना दे। लेकिन तो मैं ये कहूंगी कि बिना कोर्स के ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। मुझे नहीं पता कोर्स क्या होता है, नहीं पता। तो वो बात तो चलो, हम सेंटर से बाहर निकल गए। और फिर उसके बाद मुझे ध्यान है वो उस मुलाकात के बाद के जो, जैसे मैं अपने हॉस्टल में चली गई, तो दिन रात मुझे बाबा का ना वो कास्केट लाल रंग का ऐसे चमकता हुआ नजर आ रहा है जगह जगह जगह। और मुझे ध्यान है, मैंने एक दिन वहां पे गुड़गांव में भी एक कौन सा सेक्टर, 14 सेक्टर था शायद, यस 14 सेक्टर के वहां पे एक प्रदर्शनी लगी हुई है। और मैंने प्रदर्शनी को देखा और मैं भाग भाग के, हमें वो हमारा शॉपिंग डे होता है, एक होता था उस समय, तो वो शॉपिंग वगैरह सब छोड़ के मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ पे चलते हैं। मैंने मेरी फ्रेंड को बोला ये मैं जानती हूँ उन लोगों को। तो कहती तुमने तो कोई बताया नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं इनको जानती हूँ, एक बार मैं गई हूँ सेंटर पे। तो मैं वहां पे गई और उनके जो भी भाई थे वहां से बातचीत हुई, और फिर मैंने एकदम जैसे वो यादें फिर से ताजा हो गई सेंटर की। और मैंने उसी दिन सेंटर पे फोन किया। मैंने कहा दीदी मुझे तो बहुत याद आ रही है। अब याद किस चीज की आ रही है भाई, ना तो अपने कोर्स किया है,
ना कुछ किया है, ना आपको कुछ समझ है। मैंने कहा मुझे बहुत याद आ रही है। और मुझे ध्यान है, विनीता दीदी ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि आप ना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये तो देंगे ना, अब शिक्षा तो अब दीदियाँ देंगी हमें। मैंने कहा दीदी पढ़ाई पे तो मैं ध्यान दे ही रही हूँ, लेकिन मुझे तो रियली में बहुत याद सी आती रहती है। फिर दीदी ने कहा जब आप आओ तो कोर्स करना। मैंने कहा बस ठीक है। फिर जैसे नवंबर में शायद दिवाली थी, दिसंबर में मैं फिर से आई और फिर मैंने कोर्स किया। तो हमारे घर से जो जाना पड़ता था कोर्स करने के लिए, जैसे आजकल तो फिर भी बहुत एडवांस, हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पे सेंटर है अभी, लेकिन उस समय पहले 1 किलोमीटर पैदल चलो, फिर एक ऑटो लो, फिर 1 किलोमीटर पैदल चलो। पर बहुत प्यार से खुशी खुशी रोज जा कर के मैंने कोर्स किया। लेकिन कोर्स की एक खासियत ये थी कि जैसे ही मैं कोर्स खत्म होके और बाहर निकल रही हूँ सेंटर से, आंसू आंसू आए जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे। मतलब एक पहली बात तो ये कि मुझे किसी भी चीज पर सवाल नहीं उठा, क्योंकि वैसे भी मेरा बहुत लॉजिकल दिमाग नहीं है, बहुत लॉजिक मैं नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन भावनात्मक ज्यादा हैं हम। तो जैसे ही कोर्स करवाया जा रहा है, बस ऐसा लग रहा है अरे, जिस दिन फिर भोग का भी दिन आया, उस दौरान भोग मिल रहा है। अब पता नहीं किसकी कितनी भावना होती है, लेकिन जो मेरा पर्सनल अनुभव तो यही है, अगर सेंटर से मुझे कोई ऐसे अखबार भी मिल जाता है ना, उसको भी मैं संभाल के रखती। जिस अखबार पे भोग दिया है उसको भी कहीं मैं डस्टबिन में ना फेंक दे कोई गलती से। एक एक कागज जो इस तरह से, और दीदियों का जैसे साड़ी टच हो जाए, अरे ये तो देवियां हैं, बहुत ज्यादा भावना से एकदम मन जैसे भरा हुआ था। और बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं साथ साथ साथ, क्योंकि सेंटर से भी बहुत ज्यादा प्यार पालना मिल रहा है साथ साथ। और फिर जैसे कोर्स के बाद जाना हुआ वापस पढ़ाई के लिए। तो कैसे भी करके वो दिन निकल रहे थे, और फिर पढ़ाई की, जैसा कि आपने परिचय में सुना। बाद में फिर मैंने उस समय ग्रेजुएशन थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, और बहुत सारी बातें हुई बीच में, क्योंकि ज़्यादा हम जब हॉस्टल में हैं तो मुरली वगैरह का उस तरह से रेगुलरिटी नहीं हो पाती। आज के ज़माने में तो मोबाइल फोन्स हैं और हमेशा व्हाट्सएप पे आपको 1 महीने पहले सारी मुरलियाँ होती हैं। वो समय ऐसा था, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव था। जैसे ही वापस आते थे तो मुरली सुनना होता था, और सारी चीजें चल रही थी साथ साथ। फिर बाबा से पहली बार मिलना भी, जैसे जाना हुआ, ये भी आई थिंक 1998 में, आई थिंक सो उसका बब्बी 98 फिर में फोन हुआ। आया हाँ मेरी जी, किसी का फोन आया है। तो क्या हुआ कि 1997 में शायद, मैं जैसे मैंने बताया पहली बार मैं मधुबन में गई, और वो भी हमारी दीदी अंजलि दीदी, और साथ में और भी पूरा ग्रुप था बहुत सभी लोगों का। और वो जैसे मैं किसी से बात कर रही थी, कैसे दिन थे वो, जब एक रूम में 100 लोग रहते थे, लेकिन अनुभव आज के दिनों से भी बहुत गहरे होते थे। और मुझे ध्यान है, वो हम जैसे पट पे हमें कमरा मिला, और 100 लोग, पता नहीं कितने, अनगिनत शायद हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, उस बहनें माताएं हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे अनुभव हो रहे हैं। और जैसे मुझे ध्यान है, मेरी एक फ्रेंड थी कुमारी मेरे साथ, और हम सोचते थे कैसा है ये कैसे दुनिया है ये। तब तक मैंने पांडव भवन, ज्ञान सरोवर कुछ नहीं देखा, बस शांति वन में ही हम घूम रहे हैं। और मुझे ध्यान है, मेरी पलकें ऐसे झपक ही नहीं रही है, ये क्या है ये कौन सी दुनिया है ये क्या, ये कुछ अलग है ये सब कुछ। और बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी, जैसे हम दादी गुलजार जी का जो कॉटेज है उसके सामने हम जाके बैठ गए। हमें नहीं पता ये किसका कॉटेज है, जो आपको पता है ना, जो एवर हेल्दी हॉस्पिटल के साथ साथ में जो पार्क है। तो वहां पे हम इनसे बैठ गए और देखने लगे, कहाँ कौन रहता होगा इनमें, ये कौन रहता है इसमें। तो फिर किसी ने हमें बताया इधर ना दादी गुलजार रहती, इधर दादी जानकी जी रहते। ओके, दादी जानकी तो है नहीं उस समय, अच्छा दादी गुलजार है। हमने कहा अरे दादी गुलजार जिनमें बाबा आते, हम तो उनसे मिलेंगे, ये पहली बार की बात है सीधा। तो हम तो बैठे रहे वहां पे, और उस जमाने में मिलना इतना शायद मुश्किल नहीं होता था।
थोड़ा मुश्किल भी था, 5 घंटे लगे खैर वेट किया हमने फिर उन दीदी ने कहा, अरे तुम लोग अभी तक इधर ही बैठे हो दोनों, चलो आ जाओ। तो इस तरह से हमारी मुलाकात दादी जी से हुई। और जो दादी से जो मेरी पहली मुलाकात में जो पहली बातचीत हुई वो मैं जरूर बताना चाहूंगी। दादी ने मुझे देखा, उस समय मैं सेकंड ईयर में ऐसे पढ़ती थी, सेकंड ईयर बीएससी में। तो दादी ने मुझे देखा, और आपको पता है जैसे दादियां इतनी भोली होती हैं और इतनी इनोसेंट होती हैं। दादी मुझे देख के पहला ही शब्द बोला, आप 9th क्लास में पढ़ती हो क्या? मतलब सीधा ही पूछा नहीं कौन सी क्लास में, 9th। मैं कहा नहीं दादी, थोड़ा ज्यादा क्लास में हूँ मैं ऐसे ऐसे। तो और फिर दादी ने कहा कि आपको ब्रह्मा बाबा कैसा लगता है? फिर हमने कहा दादी हमें तो बहुत अच्छा लगता है। फिर दादी ने हमें एक छोटा सा ब्रह्मा बाबा का ऐसे फोटोग्राफ गिफ्ट किया। और फिर हमने दादी को पूछा, दादी जब बाबा आप में आते हैं तो फिर आप तो ऊपर चले जाते होगे, आप तो परम धाम में चले जाते होगे, बाबा आप में, आप परम धाम में, ऐसे एक्सचेंज होता होगा ना? ऐसे हम अपने सवाल पूछ रहे हैं उल्टे सीधे। फिर दादी भी बहुत प्यार से जवाब दे रही है मुस्कुरा कर। दादी ने कहा, नहीं, अगर मैं परम धाम चली जाऊं तो मैं तो शरीर ही छोड़ दूं ना। हमने कहा अच्छा अच्छा, ऐसे 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 बातचीत। और वो पहली मुलाकात थी दादी से, और बहुत ऐसे भरपूर होकर के हम वापस आए। लेकिन उस समय मुझे ध्यान है, उस समय का जमाना थोड़ा अलग था ना, आज से 20 साल पहले शायद, कि जो बैज, सिंपल बैज होता था। मैं इसलिए बता रही हूँ, आप सब इस चीज को एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस जहाँ जहाँ पर अभी हम हैं उसमें बैज वैज की वो वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बैज हम लगाते ही नहीं है असल में। तो आप समझ सकते हो। तो मुझे ध्यान है कि वो जो 15 रुपए का, 20 रुपए का एक बैज मिलता था बाहर, कोई भी ले सकता था उसको। लेकिन हमारी दीदियों ने हमारी ऐसी ट्रेनिंग करवा रखी थी कि भाई बैज जो है ना, ये बैज मतलब हीरे के बैज से भी ज्यादा वैल्यू है इसकी। तो हमें तो बहुत, जब तक आप बाबा से जब मिलने वाले होंगे ना आप, तब ये बैज मिलेगा आपको। तो हमारी अंजलि दीदी ने हमें उस दिन वो बैज लगाया, शाम को बाबा आने वाले, हमें बैज, हमें लगा रहे कितना बड़ा युद्ध, ऐसा लगा कितना बड़ा युद्ध हमने जीत लिया आज। तो ऐसा लगा पता नहीं परमवीर चक्र, उससे भी ज्यादा कुछ हमें मिल गया आज। और बहुत प्यारी सी ऐसे फीलिंग्स, वो सारे मुझे वो नज़ारे अभी घूम रहे हैं नजरों के सामने। और फिर उसके बाद बस बाबा से मुलाकात हुई, और बहुत अच्छे अनुभव करके वापस आए। और फिर जीवन का जैसे जो फैसला लिया था उसका और ही पक्का होता चला गया। जो मन में एक कहेंगे कि जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है, वो बढ़ती गई। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। और पोस्ट ग्रेजुएशन जब किया, एमए किया, तो उसके बाद फिर घर वालों ने पूछा, भाई तुमको क्या करना है अभी? फिर वो एक दौर आया कि भाई बताओ क्या करना है। फिर हमने कहा कि मुझे तो यहीं पे जाना है। तो थोड़े से विघ्न भी आए, छोटे मोटे, ज्यादा नहीं। जैसे क्योंकि मैं अपने जो घर में वैसे तो हम लौकिक में 2 भाई बहन हैं, लेकिन फिर जो होते हैं चाचा मामा काका टाइप, तो उनमें से बहुत, जैसे 10 भाइयों में, भतीजों में मैं अकेली बहन हूँ। तो उन सब ने फिर कहा, और आपको पता है हरियाणा में थोड़ा सा है ना, हमारी बेटी हमारी छोरी टाइप। तो थोड़ा सा कुछ हुआ, पर ज्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत सहयोग दिया और माता जी ने भी। तो इस तरह से विघ्न पार करके और ट्रेनिंग में जाना हुआ, ट्रेनिंग की, टीचर्स ट्रेनिंग की, वापस आई। और फिर एक सेंटर की लाइफ शुरू हुई, वो एक अलग चैप्टर शुरू हुआ। अब तक तो ठीक था भाई, हम सभी ओके, खुशी खुशी में ऐसे से घूम रहे हैं, बाबा का ज्ञान मिल गया। अब प्रैक्टिकल में हम फील्ड में हैं। अब तक आप घर पे हो, लेकिन अभी आपका एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो उसमें बस डिसिप्लिन सीखा। डिसिप्लिन में खुद को समझती थी, मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूँ। फिर सेंटर पे आके पता चला, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं है, अभी तो डिसिप्लिन अभी आपको सीखना है, आज से शुरू होगा आपका। तो मुझे लगा कि वो जो हमारा जो बहादुरगढ़ सेंटर है, आप पता नहीं कोई गए हैं कि नहीं गए हैं, तो उसमें जो है वो सेंटर जो है फेमस है। नंबर 1 2 चीजों के लिए फेमस है। एक तो जैसे हमें ध्यान है कि अगर बहुत बहनें वहां पर आती थी कि जिसको कोई ब्रेक लेना होता था ना, चलो बहादुरगढ़ सेंटर, क्योंकि बहुत लाइटनेस है। भाई मेरा भाग्य था कि मुझे वही सेंटर मिला
कि बहुत लाइटनेस है, सभी बहुत ऐसे मिलके रहते हैं। और अगर किसी को डिसिप्लिन सीखना है तो भी वहीं पे आना है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों चीजें साथ साथ वहां पे चलती थी। और आज भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि सच में, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रोंग रहा, तभी हम इन देशों में भी चल पाए जहां पर की परिस्थितियां थोड़ी स्ट्रांग हैं, थोड़ी अलग हैं। खैर वो भी एक बहुत ही प्यारा जमाना था। और जैसे मैंने कहा कि एक अलग दौर था, बहुत सारी बहनों के साथ रहना, हर एक से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर रोज एक चुनौती आ रही है, हर रोज हम चुनौतियों पर विजय पा रहे हैं और बहुत पालना मिल रही है हर रोज। जैसे कि हम देखते थे, दीदियों से सीखते हैं कि अरे एक सेकंड में दीदी आप खाली नहीं बैठती, क्या करते रहते हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते। तो ये चीज मैंने देखी। और आज भी मैं जिस सेंटर पे मैं हूँ, अरुणा दीदी को, उनको भी मैं देखती हूँ, मुझे लगा कि ये तो इस ड्रामा ने मुझे एक ऐसा संदेश दे रखा है कि आपको एक पल भी खाली नहीं बैठना है। मतलब अगर अगर मतलब आपके पास 5 मिनट है तो ओके, हम क्या कर सकते हैं 5 मिनट में। ये भी मैं अरुणा दीदी को भी देखती हूँ, अंजलि दीदी को भी मैंने यही देखा। तो ये एक बहुत ही प्यारा संदेश जो है मैं इस ड्रामा से मैंने लिया। और वहां पर फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, लाइफ चलती जा रही है। और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए मुझे वापस घर पे मुझे आना हुआ सेंटर से। और वो समय था जब घर पे मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी, घर में कुछ ऐसी जरूरत थी, तो मैं कुछ समय के लिए गई। जब गई पहुंची वापस, तो उस समय मुझे शिवानी दीदी का फोन आया कि आप ओम शांति स्टूडियो बना है और आप आ सकते हो। तो फिर मैंने कहा हाँ दीदी आ सकती हूँ, लेकिन एक हफ्ते के लिए। ऐसा ही होता है ना, एक हफ्ता ही मैं जा सकती थी, लेकिन एक हफ्ता तो 5 साल में बदल गया वहां पे। ऐसा ही होता है ना, हम सभी ब्रह्मा कुमारीज में ऐसा ही होता है, पता है ना आपको। आप जाते हो एक हफ्ते के लिए और 5 साल हो गए। तो जैसे स्टूडियो में जाना हुआ, वो स्टूडियो का भी फिर एक अलग दौर शुरू हुआ। जैसे मैंने कहा, सेंटर पे सीखा, फिर स्टूडियो में गए। और अब स्टूडियो में रोज घर पे आना जाना होता था, क्योंकि घर पे जरूरत थी मेरी कुछ काम के लिए, और मैं फिर वहां से आना जाना, सेंटर से कनेक्शन। लेकिन फिर वहां पर फिर शिवानी दीदी से सीखने को मिला। वो, क्योंकि स्टूडियो अभी बने हुए, जैसे खुले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, तभी मैंने ज्वाइन किया था। और शिवानी दीदी के साथ, और फिर 5 साल वो सारे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और ये सब की शुरुआत उसी समय हुई। तो वहां पर भी सारे सब कुछ हमने किया, जो हम कहते हैं ना कि भाई आप कैमरा के पीछे भी आप खड़े हो, आपको जो कैमरामैन है सिखा के जा रहा है, ये दबा देना, वो दबा देना, ये बटन ओके दबा देंगे, भाई हमको कैमरामैन तो है नहीं, वो भी कर रहे हैं। फिर जरूरत पड़ रही है, अरे बहुत गेस्ट आ रहे हैं, सफाई नहीं हुई, चलो झाड़ू पोछा भी लगा देते हैं। फिर अरे आज तो शूटिंग है, शिवानी दीदी और तनुप्रिया जी आ रहे हैं, अरे चलो खिचड़ी बना देते हैं। तो हर चीज वहां पे की हमने, झाड़ू लगाने से लेके। और फिर वॉइस ओवर भी बहुत बार करने का मौका मिला। जो प्रोग्राम जो चलते रहते, जो सीन्स आते रहते, उसके पीछे जो हम आवाज देते हैं, तो वो भी सारा। फिर स्क्रिप्ट राइटिंग भी की कुछ कुछ प्रोग्राम्स के लिए, शुरुआत वहीं से हुई। खैर वो सब लिखना हुआ, और उसमें भी जैसे कि भाई हम कोई राइटर तो है नहीं, बस ऐसे बैठ के लिख रहे हैं, फिर दिखा देते थे रवि भाई को, वो कहते हाँ ठीक है बहुत बढ़िया चलो कर दो। ऐसे 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 जो भी बाबा करवाते जा रहे थे, हम करते जा रहे हैं। और इस तरह से जीवन बीतता जा रहा है। फिर स्टूडियो में भी 4 साल हो गए, और आखिरी का 1 साल मैं फिर से सेंटर पे आ गई थी, क्योंकि जो काम था वो हो गया था। और आई केम बैक टू द मेरा जो सेंटर पे। और सेंटर पे जब वापस आई, तो वो भी बहुत प्यारी एक बात है, लेकिन मैं उसको अब स्किप करूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो सेंटर पे जब वापस आई, तो उस समय फिर जैसे मैं सेंटर से स्टूडियो जा रही हूँ, तो वो जो 1 साल था ना, वो 1 साल मैं कहूंगी आपको, मुझे इस सेंटर से इतना प्यार मिल रहा था। और मुझे लगा अरे पता नहीं सत्युग में तो क्या होगा भाई, ऐसे मुझे एक ऑलरेडी प्रिंसेस की फीलिंग आ रही थी। इतना प्यार मुझे सेंटर वाले दे रहे हैं, जैसे पता नहीं मैंने कौन से
पहाड़ तोड़ दिए हैं। मैं सेंट स्टूडियो से आ रही हूँ, दीदियाँ इतना प्यार कर रही हैं, फिर सुबह जा रही हूँ जैसे पता नहीं मैं कौन से युद्ध के मैदान पे जा रही हूँ, इतना मुझे प्यार दे रहे हैं। फिर कई बार मैं अपना लंच भूल के चली जाती थी, मुझे ध्यान है पीछे भाग भाग के एक भाई आ रहा है रेलवे स्टेशन, नॉट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे मुझे देने के लिए, कि भाई बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। और उस दौरान लास्ट में जब 5 साल पूरे हो रहे थे स्टूडियो के, तब उस समय एक बार जैसे वो शूटिंग्स होती थी उस समय, तो एक बार अरुणा दीदी का वहां पर आना हुआ। तो अरुणा दीदी की तो आपने क्लास सुनी ही है, आप मिले ही हैं उनसे। तो उनका वहां पर आना हुआ, और जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप आओगे कुवैत। कुवैत में भी उस समय पहले शुरुआत ही थी सेंटर की। दीदी तो बहुत समय से वहां पे थी, लेकिन कोई हिंदी बोलने वाला वहां पर था नहीं। और दीदी को ऐसा कोई चाहिए थी, ऐसी कन्या या ऐसी बहन जो कि साड़ी में ना हो, क्योंकि वहां पे आप ये सब नहीं पहन सकते हैं। तो आप मतलब एक नॉर्मल जो तरह से कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन साड़ी, सफेद साड़ी, बैज इस तरह की नहीं हो। तो मैं तो स्टूडियो में जा रही हूँ बस में, तो मैं इस तरह की वेशभूषा में नहीं होती थी। तो दीदी ने मुझे कहा, तो फिर मुझे मन में एक बार तो आया कि भाई नहीं, कभी हाँ, ऐसा चल रहा था। खैर दीदी भी बहुत सीरियस थी, दीदी ने भी कहा। फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा दीदी तो जयंती दीदी से भी बात कर रही है फोन पे। मैंने कहा अरे ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, तो मुझे एकदम लगा। और उसके बाद फिर खैर बातचीत हुई, और फिर मुझे भी लगा नहीं। फिर मैंने स्टूडियो में बात की कि मुझे जाना है, और फिर रवि भाई ने भी कहा जरूर जाओ आप। और इस तरह से खैर पहले बहरीन में जाना हुआ, क्योंकि कुवैत का वीजा नहीं मिला, पहले रिजेक्ट हुआ कई कारणों से, और फिर कुवैत में। तो वो एक तीसरा चैप्टर शुरू हुआ एक जर्नी का, अलग 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 अलग। अभी हम कुवैत में पहुंच गए, और वहां पे जाने के बाद अब तक तो जो हमने देखा था वो सारा, अब जैसे कहते हैं ना बाबा, जितने भी अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं, हाँ, सब निकाल लो, सब सब ब्रह्मास्त्र है तो वो भी निकाल लो, हाँ सब निकाल लो। अभी आपको सब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी भोली भाली गांव की माताओं से डील नहीं कर रहे हो। राइट, वही तो, हम तो भाई बहादुरगढ़ में जा रहे हैं, आसपास के गांव में माताओं को कुछ भी सुना दो, खुश, हाँ, और हम अपने वापस घर आ जाते थे। अभी आप मिल रहे हो वहां पे जहाँ पे सब लोग कई कई देशों से आए हुए हैं, और अब वहाँ का सिस्टम अलग है। अलग भी कैसे है, एक तरीके से डिसिप्लिन भी ज्यादा है। जैसे बाबा विदेशियों को बहुत याद करते हैं कि बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं। और अरुणा दीदी के साथ रहना भी बहुत बड़ा भाग्य है। मैं तो कहती हूँ कि हमेशा मैं चाहती थी बाबा को, जैसे मैं ऐसे कभी कभी बस में आते जाते बात करती थी बाबा से, हाँ, जब स्टूडियो जाती थी, बाबा मुझे ना जयंती दीदी के साथ रहना है, ऐसा होता है ना हर एक के मन में। फिर मुझे लगता था मन ही मन में बाबा को, हाँ बाबा, बाबा मुझे पता है थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ मैं, बस कोई दूसरा मिल जाए, कोई बात नहीं, कोई तो हो। और फिर अरुणा दीदी का मेरी लाइफ में आना हुआ। अरुणा दीदी ने जयंती दीदी और जानकी दादी जी दोनों से पालना ली है कई सालों तक, क्योंकि दीदी लंदन से है, और वहीं पे तो मेरी तो डबल लॉटरी खुल गई। इन दोनों की पालना मुझे मिल रही है थ्रू अरुणा दीदी। हर चीज में बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, लेकिन उसमें हमें दिक्कत नहीं हुई। डिसिप्लिन की हमें हमारी आदत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जो दायरा है हमारी सोच का, हमारे ज्ञान का, हमारे योग का, बाबा के साथ की हमारी जो संबंध का, वो बहुत बढ़ता गया। कहीं ना कहीं एक सीमित था सब कुछ में, मुझे ऐसा एहसास होता है अभी। लेकिन उनके साथ रह करके और फिर वहाँ के सिस्टम्स और बातों को देख करके वो दायरा बहुत बढ़ा। और उसके बाद वहां पर की एक घटना मैं जरूर बताऊंगी आपको, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि क्या हो रहा था वहां पे। तो जैसे अरुणा दीदी ने कहा, और वहां पे भी 3 महीने का मुझे वीजा मिला, और 3 महीने के लिए मैं गई, और अभी मुझे 11 साल वहां पे हो गए हैं। ऐसा ही होता है ना ब्रह्मा कुमारीज में, झूठ थोड़ी बोल रही थी मैं आपको।
तो उस समय 3 महीने का वीजा पे मैं गई और 3 महीना जैसे होने वाला था, तो खैर मुझे भी एक अनुभव मैं आपको बताऊं कि वहां जाते ही सच में मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ। दीदी के साथ भी कनेक्शन फील हुआ और सबके साथ भी कनेक्शन फील हुआ। और मुझे ध्यान है मेरा, जो मैं बचपन से, नॉट बचपन से, मैं कहूँगी कि वहां पे आने से पिछले 4-5 सालों से मैं ना ऐसे बोलती रहती थी अल्लाह अल्लाह, ऐसे अल्लाह अल्लाह बोलती रहती थी। तो मेरा भतीजा मुझे बोलता था, बुआ आप मुस्लिम हो क्या? तो मैं सोची इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, और अब पता चला कि भाई कुछ तो कनेक्शन है। खैर, तो आगे स्टोरी में यही कहानी है। तो स्टोरी में जो अगली कहानी यही है। दीदी ने एक बार मुझे कहा चलो अभी आप बैठो इधर और मैं कोर्स करवा रही हूँ और सीखो कोर्स करवाना। अब आप ये नहीं कह सकते दीदी हमें तो कोर्स करवाना आता है, ऐसे ही करवाते हैं ना हम, कि भाई एक किताब ली, चलो भैया बैठो सामने कुर्सी पे, ये लो, ये है आत्मा, ये परमात्मा, ये सृष्टि चक्र, ये 5000 साल का ड्रामा। लेकिन नहीं, अलग है। मैं देख रही हूँ दीदी ने एक अलग से, जैसे ऑफिशियल से, आप एक ड्रेस पहन के वहां के हिसाब से दीदी खड़ी है, और भाई एक बोर्ड है वहां पे आप लिख रहे हो। ये मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा कोर्स है? हाँ, मुझे तो बहुत ही टेंशन सी होगी थोड़ी देख के। और हम इतने कंफर्ट जोन से जब निकलना होता है टेंशन हो जाती है ना थोड़ी। मैं देख रही हूँ दीदी को, और दीदी लिखती जा रही है कोर्स करे, और सामने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितने देशों के लोग हैं। कोई अमेरिकन है और कोई पता नहीं कहाँ का है, कोई ब्रिटिश है, कोई कुवैती है। पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। और मैं पीछे बैठी और मैं लिखती भी जा रही हूँ नोट्स, दीदी क्या बोल रही है, और अंदर अंदर मेरी बाबा से बातचीत चल रही है बहुत सीरियस। मैं कह रही हूँ ओके बाबा, निकलने का समय आ गया है। ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं नहीं कर सकती। ये बहुत सीरियसली मेरे बाबा से बातचीत की, और मैंने कहा भागो, ये शब्द था असल में जो मन में आया, भागो यहाँ से। लेकिन 1 साल बाद मुझे ध्यान है एग्जैक्टली वैसे ही मैं भी करवा रही थी, क्योंकि भाई ना हम, अब फिर दीदी ने कहा, मैंने कहा दीदी पता नहीं ऐसे ना तो नहीं करेंगे हम, जब दीदी ने कहा, लेकिन दीदी ने कहा आप कोर्स करवाओ, आप एक से शुरू करो। फिर दीदी ने एक माता जी को बोला मुझे, जो कि इजिप्शियन थी असल में, वो अपनी बेटी के साथ आती, दीदी ने कहा आप इसको कोर्स करवाओ। तो उसके साथ कोर्स शुरू हुआ, एक के साथ, फिर 2 के साथ, इस तरह से अपना दायरा बढ़ता गया। और फिर धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया, अनुभव होता गया, और सारी बातें चलती गई, और बहुत चीजें उस दौरान सीखी। और जैसे वहाँ की जो बहनें हैं, मोना है, शेखा बहन है, वजीहा बहन है। तो वजीहा बहन का भी आपने नाम सुना होगा जरूर, जिन्होंने वहाँ पे कुवैत का सेंटर खोलने की जो निमित्त बनी। तो उनके साथ भी 1 साल रहने का मौका मिला। 1 साल में खैर कुछ महीने तो वो लंदन में थी अपने इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, लेकिन कुछ समय था, और कुछ समय तो ऐसा भी था, कुछ दिन असल में 15-20 दिन हम एक ही कमरे में थे, हम दोनों, मैं और वजिया बहन, जब वो बीमार थी। तो वो सेंटर पे शिफ्ट हो गई थी और वहीं पे रहती थी। तो मैं उनको भी मैं देखती थी, कितनी रॉयल आत्मा है, बहुत रॉयल। बाबा में संपूर्ण संपूर्ण निश्चय। हम सभी ने सचमुच में अगर देखा जाए तो कुछ खास उस तरह से हमें छोड़ना नहीं पड़ा है। हमें तो बचपन से पता था ये प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, वैसे खाते थे पर पता था नहीं खाना चाहिए, इसमें कुछ होता है, पता नहीं जो भी होता है, ये हमें मीठ नहीं है, ये अलग है। हमारे तो कल्चर में कहीं ना कहीं वो चीजें अंदर जाती रहती हैं। लेकिन वहां तो बिल्कुल उल्टा है, वो तो खाना ही है आपको, और वो तो आपको करना ही है इस तरह से। लेकिन जब उन माता जी को, बहन को, या जो भी कहेंगे, उनको हमने देखा कैसे भगवान में निश्चय। और बहुत सारे जो भारतवासी हैं, कहीं ना कहीं हम सभी उस ज्ञान को या उस बाबा के जो जीवन को बहुत लाइटली ले लेते हैं। जैसे हमें तो पता ही है ना, हम सब जानते हैं ना, लेकिन जब नहीं जानते होते और जब उनको ये ज्ञान मिलता है ना, तो वो उनकी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रखते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू। ज्यादा ज्ञान में नहीं चलते वहां पे लोग, यहाँ पे मतलब, लेकिन जब चलते हैं ना तो उड़ते हैं, तो सबको पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। वो हमारे सामने सभी एग्जाम्पल्स हैं।
हम देखते हैं हमारी बहनों को, मोना को, शेखा को, मजिया को तो हम सब ने देखा ही, जो बाबा ने उनको कितनी बार याद किया। तो इस तरह से सच में इन बहनों को हम सीखते हैं। और जैसे इस मैं स्टोरी को फटाफट आगे बढ़ा रही हूँ, हमारे पास 15 मिनट हैं शायद। और उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको दूंगी वहाँ के, जैसे शिवानी बहन का भी वहाँ पे आना हुआ। जैसे इन देशों में जैसे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ना, तो एक बार उनका भी आना हुआ। वैसे तो बहुत सारे अपनी दादियों का और दीदियों का आना होता रहता है, लेकिन जब शिवानी बहन का आना हुआ तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि उनका नाम थोड़ा फेमस है और लोगों ने कुछ कुछ अफवाहें उड़ा दी या जो भी कुछ हुआ। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि उनका एक प्रोग्राम था, कहीं पे रखा गया और 6 बजे मान लो प्रोग्राम है, तो 5 बजे मुझे पहुंचना था। मेरी सेवा में जो शामिल था कि मुझे पहुंचना है और वहाँ पे सेटअप करना है, जो कुछ करना है। तो हम 5 बजे वहाँ पे पहुंचे और जैसे हम पहुंच रहे हैं जिस हॉल में प्रोग्राम होना है, तो वो हॉल का दरवाजा कोई ऐसे बंद किया जा रहा है। मैंने भाग भाग के, वो इंडियन था, मैंने कहा भैया रुको रुको, इधर हमारा प्रोग्राम है अभी। उसने बहुत सीरियसली मुझे मुड़ के कहा ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। मैंने कहा क्या, ये क्या हुआ? फिर मैंने तो उसी समय फिर फोन किया वापस सेंटर पे, क्योंकि दीदियां निकलने वाली थी वहां से, अरुणा दीदी और शिवानी दीदी निकलने वाले थे। फिर बहुत सारी बातें हुई और खैर अब 2-3 घंटे इस जद्दोजहद में बीत गए, क्या कैसे करें। और लोग आते जा रहे, आपको पता है शिवानी बहन का नाम सुन के तो फिर आते जा रहे। और खास उन्होंने लगा दिया वहां पर बोर्ड, ये प्रोग्राम कैंसिल है। लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको, बोर्ड को। आगे पूरा हॉल की लॉबी भर गई, लोग भर गए पूरे वहां पे। और मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मैं देख रही हूँ, नीचे लोग भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। और उसके बाद दीदी भी पहुंच गई, दोनों दीदियां वहां पे पहुंच गई और फिर बातचीत कर रहे हैं लोगों से या फिर अथॉरिटीज से, सबसे बातचीत चल रही है। तो कैसे भी करके परमिशन मिली 10 मिनट की। 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट, आप 10 मिनट में भैया आप या तो हाय हेलो कर लो या बाय कर लो या ज्ञान सुना लो या फिर दृष्टि दे लो या जो भी करना है कर लो आप। और क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल है ऊपर से, तो जो 10 मिनट मिले हैं ये होटल वालों ने ही अपने रिस्क पे दिए हैं कि भाई मिल लो ऐसे तुम आमने सामने, कोई प्रोग्राम नहीं करना। तो जो हॉल था उसमें सभी लोगों को बिठाया गया। तो सामने फिर अरुणा दीदी, शिवानी दीदी और हमारी मोना बहन और शिखा बहन ये सब खड़े हुए। स्टेज पे नहीं, क्योंकि अगर स्टेज पे गए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, नीचे खड़े खड़े। और प्रोग्राम का जो टाइटल था वो था एम्पावरिंग द माइंड, ऐसा करके कुछ था कि अपने मन को सशक्त कैसे बनाना है, ऐसे करके कुछ था। तो बहुत दीदी ने भी 5 मिनट में जो बोला, वो विदाउट माइक, माइक लगाते ही प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि बातचीत थोड़ी करता है कोई माइक लगा के। तो बस ऐसे ही तो उन्होंने भी बस बोला कि आप सबने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आप सबका मन तो पहले ही बहुत स्ट्रांग है, आप तो सभी कितने स्टेबल दिख रहे हो। इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी उनके साथ बातें की और सभी लोग 5 मिनट में ऐसे तृप्त हो गए, शांत, और शांति से सब निकल के चले गए। और उसके बाद हम सभी को असल में ये मैसेज आया, बहुत सारे मैसेज आए, मतलब ये सार यही था सभी मैसेजेस का कि हमें तो ऐसा लगा हम प्रोग्राम हमने किया, अटेंड करके हम बाहर आए। और दूसरा सबने ये कहा कि आप सभी ने जिस प्रकार से अपनी मन की अवस्था को इतना स्टेबल रखा हुआ था, वो अवस्था देख करके हमारा मन इतना खुश हो गया। तो बात ये है, फिर बाद में हम डिनर टेबल पे सब बैठ के बात कर रहे थे, तो यही बात निकली कि सेवा सिर्फ ऐसे भाषण से नहीं होती है। सेवा तो हो गई ना, इसके लिए, इसी के लिए तो हम थे ना वहां पे। ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 10 पॉइंट गिनवाने हैं, भाषण करना है और भैया अच्छा हमारा लेक्चर हो गया, नहीं, सेवा तो हो गई और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला इसका। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा थी कि
और उसके बाद भी एक दो बातें ऐसी हुई जिसमें कि ऐसा लगा कि सेंटर पे जैसे जासूस लोग आते हैं ना, बहुत इस तरह से उनका भी आना होता था एक दो बार। और हमें पता चला कि बाद में, वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी भी, लेकिन हाँ, बाद में हमें पता चला कि वो कितने लोग हमारे क्लासेस में बैठ करके कोर्स करके गए हैं। जब एक बार ऐसा, जैसे कि मैं बताऊं कि कोई गया किसी के पास शिकायत लेके, करे वो लोग तो पता है ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो जो भाई था उसने कहा हाँ मैं कर चुका हूँ कोर्स, ऐसा कुछ खराब नहीं उधर। तो उन्होंने हमें बचा लिया। जो अथॉरिटी था वही कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसे शिकायत मत लगाओ तुम फालतू में, सब ठीक है। तो ये भी बात है भाई, हमें जब हम अपने ओर से सच्चाई से बाबा को सामने रख के जब ज्ञान दे रहे होते हैं ना, तो हमारी जो पवित्रता है, हमारी जो सादगी है, हमारी जो मासूमियत है, वही हमें बचाती है। हमें ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। चालाक लोग हमसे बहुत ज्यादा है दुनिया में। हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पवित्रता है, उसी में हमें टिकना है ना। तो ये भी एक जैसे बातचीत हुई एक बार। और दूसरा, फिर उसके बाद इस तरह की कई घटनाएं घटती रही, और फिर धीरे धीरे सेंटर भी जैसे चेंज हुआ कई कारणों से। और अभी भी एक बहुत ही प्यारे एक विला में बाबा का सेंटर है। और बहुत ही प्यारा, जैसे बाबा कहते हैं निर्विघ्न सेंटर, टचवुड बहुत निर्विघ्न सेंटर है हमारा। और बाबा ने कहा ना फोटो भेजो, तो हम तो फोटो लेके भेजने वाले थे कुछ दिन पहले। और एक तरह से बहुत बाबा के जो बच्चे वहां पर आते हैं, एक से एक बढ़कर एक, हम तो कहेंगे कि कोई एक, जैसे बाबा कहते हैं ना, आपसे आगे वो, उससे आगे आप, और उस तरह की हालत है। सबसे नंबर वन कौन है? आप भी नंबर वन, आप भी नंबर वन, इस तरह के बाबा के बच्चे हैं वहां पे। भारतीय भी और कुवैती भी, दोनों ही ऐसे। और अभी मैं आ जाती हूँ इजिप्ट में। तो इजिप्ट में जो है मैं पिछले 5 महीने से हूँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बाबा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी बाहर भी बहुत खटखट हो रही थी। अभी 5 मिनट पहले मैंने, इसलिए मैं खैर बहुत देर पहले ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन मैं उनसे डील कर रही थी, जो भाई लोग काम कर रहे थे उनको मैं बताने की कोशिश कर रही थी पिछले 10 मिनट से कि भैया शोर मत मचाओ। क्योंकि उनकी भाषा अलग है, अपनी भाषा अलग है, लेकिन समझ जाते हैं प्यार से। तो यहाँ पे बाबा का सेंटर है, और यहाँ पर भी एक कुवैत से अलग है बिल्कुल। यहाँ पे एक, मैं कहूँगी एक अलग चैप्टर शुरू है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत भारतीय हैं। और जहाँ इंडियन लोग होते हैं वहाँ पर सेंटर का सस्टेन होना थोड़ा आसान रहता है, बेसिक चीजों का ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भारतीय नहीं है भाई। जैसे कुछ दिन पहले ना मुझे किसी ने सेवा के लिए निमंत्रण दिया किसी सेंटर पे भारत में ही, मुरली सुनाने के लिए सुबह सुबह। तो उनका जब 7 बजते हैं, हमारे यहाँ पे 3:30 बजते हैं सुबह के। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हमने 3:30 बजे मुरली सुनाई। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे यहाँ ना ज्यादा लोग नहीं आते हैं। मैंने कहा अच्छा, ज्यादा लोग नहीं आते मतलब? तो उनको लगा भाई इनको ज्यादा लोग चाहिए तभी अब शायद सुनाएंगे, या मुरली या जो भी इनको बता दें हम पहले से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे ना बस 50-60 लोग ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। मैंने कहा अच्छा, इस स्कोर में तो हमसे ज्यादा कोई हो नहीं सकता है, हाँ, कि कम लोगों में। मैंने कहा हमारे यहाँ एक बहन आती है, आपके यहाँ बस आधी तो नहीं आती होगी ना किसी के पास, हमारे यहाँ तो एक आती है। तो कहते ओ, उसको बहुत रिलीफ मिला। तो वो एक बहन आती है, मतलब जो रेगुलर हम कहेंगे, या फिर कभी नहीं भी आती है। तो खैर वो चीजें तो बहुत ही छोटी चीजें हैं। हमें तो अब उपस्थित रहना है, वही सेवा है ना, अपने आप को उपस्थित रखना है। कहीं ना कहीं ड्रामा में कुछ न कुछ बातें हैं जो कि जिनका राज हमें नहीं पता, लेकिन ड्रामा में ये चल रहा है, इस कंस्ट्रक्शन की बातें चल रही हैं, और ये बन रहा है। और बहुत अच्छी जगह पे बाबा का सेंटर है यहाँ पे इजिप्ट में, कायरो में। कायरो आपको पता है इजिप्ट की राजधानी है, मिस्र की, जो हम बचपन से पढ़ते आए। मिस्र की सभ्यता सुनते आए ना। और यहीं पर ही कुछ थोड़ी दूर जा कर के मिस्र के पिरामिड सुना है ना हमने,
मिस्र के पिरामिड भी यहीं पर ही हैं। और जब मैं पहली बार खैर 2012 में यहाँ पे आई थी और अब आई, तो मुझे जैसे ही मैं 2012 में आई, मुझे ध्यान है पहला जो मेरा इम्प्रेशन था, मुझे लगा अरे दिल्ली में आ गई क्या, वही भीड़ भड़ाका, वही पुरानी पुरानी इमारतें, तो वही सब कुछ, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी है इस देश में और अपने देश में, एक लेवल पे बहुत सिमिलैरिटीज हैं कि लोग बहुत ही प्यारे हैं, असल में बहुत प्यार से मिलते हैं। और ये बात मैं जरूर बताऊंगी आपको कि जैसे हम उनसे मिलते हैं ना, अच्छा इंडियन, वैसे तो मुझे इजिप्शियन समझ लेते हैं, इजिप्ट में अरबिक में बात करते हैं, जब पूरी बात बोल देते हैं मैं बोलती हूँ इंग्लिश इंग्लिश, तो कहते ओ अच्छा, फिर वो अगर उनको आती इंग्लिश तो वो बोलते हैं, फिर मैं बोलती हूँ, वो कहते हैं अच्छा आप कहाँ से हो, फिर मैं बोलती हूँ इंडिया से। जैसे ही मैंने बोला इंडिया, वो बोलेंगे अच्छा बॉलीवुड, बस कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने नाम तो रोशन किया हुआ है, नो डाउट, और कनेक्ट कर लेते हैं लोग हमसे। तो वो कहते हैं अरे फिल्म एक्ट्रेस का नाम लेना शुरू कर दो, जैसे कि नाम नहीं जपते भगवान का, ऐसे नाम, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स हो चुकी हैं इसमें पिरामिड्स में, तो उन सबको पता है और उनको बहुत जैसे यहाँ पर भी जो लोग काम करने आते हैं बाबा के घर में, जो वर्कर्स हैं, तो मैं यहाँ पे रूम में बैठी हूँ और कुछ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत फिल्मी गानों की आवाज, मैंने कहा यहाँ पे बॉलीवुड कौन सुन रहा है, हाँ, हिंदी तो मुझे ही समझ में आती है ना, यहाँ पे कौन है, देखा तो ये सुन रहे हैं बॉलीवुड, बहुत, मैंने कहा गुड गुड, मैंने कहा बहुत अच्छा, सुनते रहो। खुशी मिल रही है ना, सुनते रहो। तो और हाँ, बहुत ही जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे बाबा के मतलब बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत यहाँ पर भी आने के बाद भी बहुत बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि अलग अलग चैप्टर्स हैं लाइफ के, बहादुरगढ़ सेंटर में कुछ एक अलग चैप्टर था, कुछ सीखा, फिर हम स्टूडियो में पहुंचे, फिर हम कुवैत में पहुंचे, फिर इजिप्ट में अभी हम हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में व्यक्तिगत रूप से जो मैं कहूँगी मैंने सीखा है, वो है सच में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और मैं दीदी को भी बार बार मैं ये बात बोलती रहती हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने बताया बचपन से ही मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, जैसे मैंने 10 वो बताया आपको भाई भतीजे बड़े बड़े, तो मुझे कुछ भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की कभी जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी, हमेशा ही, और बड़े बड़े हैं, अब बड़े हैं इस तरह से लाड प्यार से, और फिर भाई जैसे मैंने बहादुरगढ़ सेंटर पे बताया बहुत लाड प्यार से, अब कुवैत में आके थोड़ा डिसिप्लिन में थोड़े हम अपने होश में आए, और यहाँ पे आने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो और कोई भाषा नहीं आती है, क्योंकि ये अरबिक भाषा ऐसी है कि हमें कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे समझ में आ जाती है ऐसे सुन सुन के थोड़ी बहुत, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी कभी, इंग्लिश और हिंदी से बात काम हो जाता है। तो जब यहाँ पे जब बातचीत होती है, जैसे कि अभी आपको मैं 2 उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। जैसे मैं हमेशा जब वीजा बढ़वाने के लिए जाती हूँ यहाँ पे भी जैसे बताया 1 महीने का वीजा पे आई थी, 5 महीने हो चुके हैं, बढ़वाने बढ़वाने जाना पड़ता है हर बार, और क्योंकि कोविड का टाइम है तो वो लोग भी कहते हैं चलो भाई ओके 1 महीना और दे दो इसको, 1 महीना और दे दो। तो जब मैं जाती हूँ तो एक बहन के साथ में जाती थी, जो कि एक अरब, यहाँ की अरबिक बहन है इजिप्शियन, तो वो मुझे मदद करती थी। वहां पे 500 से ज्यादा लोग खड़े होते हैं एक बारी में, और लाइन में लगना, और पता नहीं कितने फॉर्म्स भरने, और ये सब, तो बहुत लंबी प्रोसेस, तो वही करवाती थी, और मुझे लगता था कि बस ये तो पता नहीं मैं नहीं कर सकती। फिर एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि वो नहीं जा पा रही थी, मैंने कहा नहीं, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, आज तो कुछ भी हो जाए, अपने आप आपको टैक्सी लेनी है। अब टैक्सी वाले भी कोई इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बस हमने भी 1-2 शब्द सीख लिए अच्छे अच्छे, वो भी हम वही बोलते रहते, फिर मैं अपने इंटरनेट पे दिखा देती हूँ, फोन पे कुछ निकाल के ऐसे ट्रांसलेशन करके, तो वो भी फिर जैसे मैं बोलती हूँ ना इंडिया, उनका चेहरा खिल जाता है, हर एक का चेहरा खिल जाता है, हर एक को बॉलीवुड ने इतना, थैंक्स टू बॉलीवुड, तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं गई वहां पे, और जो काम उस बहन के साथ 2-3 घंटे में होता था, 10-15 मिनट के अंदर वो काम हो गया। और मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि ये इतना बड़ा लेसन मुझे मिला, क्योंकि जाते वक्त मैंने खुद को ये बात बोली थी, बेशक काम ना हो आज, कोई बात नहीं,
बेशक काम नहीं होगा, लेकिन मैं अपने अंदर ये कमजोरी का संकल्प या संस्कार नहीं रखना चाहती कि मैं डर के मारे नहीं गई, मुझे जाना है चाहे आज काम ना हो गया काम। तो ये भी बाबा का एक तरह से कितना बड़ा लेसन कि नहीं ऐसे मत पीछे हटो। और दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगी, एक यहाँ पर एक चर्च है यहाँ पे, चर्च, और जैसे मैंने कहा क्रिश्चियनिटी भी है यहाँ पे और इस्लाम भी है। इस्लाम है 85% से भी ज्यादा और क्रिश्चियनिटी है 12-13% जो भी। तो बहुत अच्छी चर्चेज है और यहाँ पे इस कायरो शहर की ऐसी हिस्ट्री है, जैसे हम कहेंगे वो होता है ना कि जैसे यहाँ के अगला देशी ये है इजराइल है, बहुत इनकी आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो वहां पे जैसे मदर मैरी जो है वो जेरूसलम से नाइल नदी के रास्ते से, नील नदी सुना है ना बचपन से, सबसे बड़ी नदी वो भी यहाँ पे बहती है। तो नील नदी के सहारे से जैसे भी वो यहाँ पे एक चर्च है, ऐसा दिखा रखा है कि वहां पे उन्होंने 3 महीने तक जीसस के क्राइस्ट के साथ वो रही थी छिप के, उसको रोमन लोग मारना चाहते थे, ऐसा कुछ कहानी में आता है, हिस्ट्री में आता है। तो बहुत हिस्टोरिकल है ये जगह, और यहीं पे मोजेस और यहीं पे कहते प्रोफेट मोहम्मद भी। तो वो जगह पर जाना हुआ एक बार, वहां पे 7 चर्च हैं। और मुझे ध्यान है जैसे ही मैं उस एरिया में गई एक बहन के साथ जो कि क्रिश्चियन है, बाबा की बच्ची जो रोज आने वाली है, उसके साथ में गई और मुझे जाते ही ऐसा लगा अरे मैं द्वापर युग में आ गई क्या। बहुत एक अलग वाइब्रेशन, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत चर्चेज हैं, 7 चर्च लाइन में। तो वो सब सब मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो यहाँ पे एक भाई भी है बाबा का बच्चा जो कि पिछले 1 साल से यहाँ पे सेवा में है, उसकी सेवा यहाँ का संभालना ये सब है। तो मैंने उस भाई को मैंने कहा भैया आपको वो तो जरूर देखनी चाहिए वो जगह, मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मैंने उस बहन से बात की, मैंने कहा हमें जरूर जाना है एक बार, प्लीज इन भाई को भी दिखाना है मुझे। तो वो बहन कहती हाँ हाँ। तो 4-5 बार उसने कैंसिल किया, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से, फिर भी मैंने मन में कहा ओके अब खुद जाना है, अब वेट नहीं करना, चाहे गुम हो जाए आज, आज तो निकलना है। मैंने कहा भैया तैयार हो जाओ, उठा लो बैग, निकलो बाहर। हम गए बाहर, उस बहन को मैंने कहा आप प्लीज मुझे लिख के दे दो ये जगह कौन सी है, मैं टैक्सी को बोलूंगी। टैक्सी वाले को बोला, पहुंचे वहां पे, जैसे ही टैक्सी वाले ने, वो एक शब्द इंग्लिश का नहीं। और अब जैसे कि ना आप सामने देखते हो ना, आप बोलना भी चाहते हो तो आप चुप हो जाते हो ना, आप क्या बोले उनकी भी ऐसी हालत है। हम फिर वो थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया वो कह रहा था बस यही है आपका, आपका तो यही लिखा हुआ है आपके इसमें, तो जो आप, मैंने कहा ओके भाई आप छोड़ दो। हम नीचे उतर गए टैक्सी से, और पूरा रास्ता ऐसा मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया ये रास्ता नहीं है वो, कम से कम मैं पहुंच जाऊंगी उस जगह पे, मुझे पता चल जाएगा जहां पे मैं गई हूँ। तो कहा सिस्टर अब क्या करें, मैंने कहा भैया किससे पूछते हैं, किसी को समझ में नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं। वो कहते क्या क्या। उसके बाद कोई कह रहा हाँ हाँ अच्छा अच्छा 7 चर्च उस जगह का नाम, हाँ इधर जाओ, हाँ अच्छा उधर जाओ। और दोपहर के 12 बजे, हाँ सूरज ऊपर इधर, और हम ऐसे घूम रहे हैं इधर, अच्छा उधर जाओ, अच्छा उधर जाओ। पूरा चक्कर काटा हमने और वहीं पे पहुंच गए हम जहाँ पे टैक्सी ने उतारा था। मैंने कहा भैया इसका मतलब कुछ और है। फिर एक चर्च दिखी मुझे वहां पे बड़ी सी, मैंने कहा भैया इस चर्च से कुछ लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे, और दूर दूर तक कोई है भी नहीं खास। तो वो निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पूछना पड़ता है आपको इंग्लिश समझ में आती है, इसी इसी से शुरुआत करते हैं ना। तो उस भाई ने कहा हाँ आती है बताओ। मैंने कहा हमें ये 7 चर्च का आप रास्ता बता सकते हो कहाँ पे है। तो थोड़ी देर के लिए वो भाई रुक गया, 2-4 सेकंड के लिए, फिर कहा मैं तो वहीं पे जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ। मैंने भाई को मैंने कहा भैया चलो, इसके ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, शायद ये वहीं पे जा रहा है, मुझे लग रहा है, चलो लेट अस गो। उसके साथ एक बहन भी थी, फिर हम चल पड़े दोनों। उसने कहा आप ना बहुत दूर हो उस जगह से, हमें ना मेट्रो लेनी पड़ेगी, मेट्रो। हमने कहा मेट्रो, अच्छा मेट्रो के लिए तुम तैयार भी नहीं है मेंटली, हम तो मास्क वास्क ओके ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हमने कहा भाई किडनैप तो कर नहीं सकता हमें, हाँ कुछ होगा तो नहीं हमारे साथ, चलो चलते हैं, ये तो हमें रिस्क लेना है आज। वो भाई जो है, और कहा कि आपके पास तो नहीं होगा ना मेट्रो का, नहीं कि मैंने कहा भाई पास, हम तो पहली बार आज आए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो कहता कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको पैसे देने लगी, मैं कहता नहीं 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 पैसे तो मैं दूंगा आपके,
मतलब उसको हमारी शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही है, ना हमें उसकी दिखाई दे रही है। उसने चश्मा लगाया है, मास्क पहना है और हमने भी मास्क लगाया हुआ। कहता नो 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 नो, दोनों के हमारे टिकट ली उसने। इस तरह से मैंने बोला भारतीय लोग इस तरह के संस्कार होते हैं इंडियंस में, थोड़े से मदद करने के, प्यार के। तो उसने हमें टिकट दी, साथ में ट्रेन में चढ़ा, फिर 2-3 स्टेशन पार करके हमारा स्टेशन आया, फिर हम उतरे। मैंने कहा हाँ ये जगह मैं जानती हूँ, यहाँ पे तो हम आए थे। और वो भाई उसके बाद ऐसा गायब हुआ। मैंने कहा कहाँ गए वो, खत्म, गायब। उसने कहा ओके ओके। मैंने कहा इसके साथ मैं फोटो खींचूंगी, सबको बताऊंगी। तो कहाँ चला गया वो, गायब। तो ये भी ना एक एक अनुभव इस प्रकार का था कि ये जो हम अपने आप को रोक लेते हैं ना, ये रुकने से क्या होता है, हम अनुभव से वंचित रह जाते हैं। अगर मैं खुद को रोक देती, मैंने कहा नहीं नहीं उसी बहन के साथ जाऊंगी, नहीं नहीं मैं नहीं जा रही अकेली, तो ये अनुभव मैं कैसे सुनाती आज आपको, राइट। तो कहानियां के तो खैर बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी कहानियां हैं कि लेकिन यही बात है कि मेन बात है कि हमें सीखना है। तो बस मुझे यहाँ पे ही अपनी वाणी को विराम देना होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं, अगर अलाउड है तो पूछना। दीदी बिल्कुल अलाउड है, बहुत सुंदर है। इतना ऐसे तो बीच में बात करने का तो दिल ही नहीं कर रहा, लगता है कि अभी वैसे हमारे पास टाइम आधे घंटे का है अभी, और साढ़े अच्छा, सात का हमारे पास तो टाइम है। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, सवाल एक तो ये, जहाँ आप गए थे क्या वो नजारत जगह का नाम था, नजारत था? क्योंकि वहीं पर ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब वो मारने को आ रहे थे क्राइस्ट को, तो भाग के गए थे हो सकता है, हो सकता है, शायद हो सकता है, क्योंकि इजिप्ट मुझे, के अंदर। राइट, तो उस चर्च के मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं आपको भेजूंगी, हम्म। आप सबको दिखाना। बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ बाकी जरूर जरूर। दीदी, जैसे आप यहाँ हमारे, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अकेले हो आप, उस स्थान पर बाबा के साथ हो, तो हाँ जी। जैसे कि क्या एक इतना अजीब, इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ आप अकेले बिल्कुल, तो अंदर से कहीं डिमोटिवेशन तो नहीं होता कि अब मैं सेवा ही क्या करूंगी या कैसे होगा? तो अंदर क्या आपके विचार चलते हैं, बाबा हम्म। क्या दिखाता है, क्या फीलिंग कराता है? कि जैसे जानकी दादी अकेली पहुंच गई थी लंदन, और सुबह उठ के रोज मुरली सुनाती थी, ताकि दूर दूर तक सुनाई देते देते इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर बन गया। कि ये भावना लेके बैठे हो आप कि मैं भी एक ऐसे स्टार्ट करना है, कि क्या भावना से बैठते हो आप वहां पे? अच्छा सवाल पूछा आपने, और मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोचती हूँ। खैर क्या है कि अभी जो जरूर अपना जो शेड्यूल है सुबह से, अब क्या है कुवैत में जो मुरली होती है, हर रोज सुबह हिंदी मुरली 5:15 बजे होती है, तो अपनी शुरुआत ही, और यहाँ पे हम 1 घंटा कुवैत से भी पीछे हैं। तो अभी इस समय बजे हैं यहाँ पे 3:37 शाम के। तो अभी क्या है कि कुवैत में इस समय 4:47 है, 37 सॉरी। तो तो सुबह की शुरुआत तो ना वो दादी जानकी वाली तो हालत नहीं है कि बिल्कुल ही बंजर है, लेकिन हाँ सुबह हम मुरली सुनानी होती है कुवैत में मुझे रोज सुबह। तो हर रोज मुझे 4:15 बजे मुरली सुनानी सुनानी होती है। तो ऑटोमेटिकली जो तपस्या है वो बढ़ती है, क्योंकि मैं अपने आप को मतलब बाबा के बचपन से ही मैंने इस चीज पे खास ध्यान दिया है, और देना चाहूंगी सदा, अमृत वेला पे। तो अब अगर मैं 4 बजे मुझे मुरली सुनानी है, तो भाई आपको 3:30 बजे तो तैयार होना शुरू करना ही पड़ेगा खुद को। लेकिन फिर हमारा अमृत वेला कहाँ गया? अगर मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ तो वेर इज माई अमृत वेला? तो मुझे थोड़ा और पीछे जाना होगा अपनी घड़ी को। तो मैं कोशिश करके 2:30 बजे उठने की, जैसे कि नॉट ऑलवेज, जैसे कि 2:45, कुछ भी करके मुझे बाबा के साथ अपने वो पल बिताने हैं, क्योंकि मुझे पता है दिन भर लोग आएंगे यहाँ पे, जो काम करने वाले आते हैं, या कुछ ना कुछ तो खैर चलते ही रहते हैं एक्शंस, मैं बताऊंगी आपको क्या। लेकिन तो वो एक तपस्या का समय अपने आप बढ़ रहा है, और साथ साथ जो परिस्थितियां जीवन की इशारा कर रही हैं कि भाई कैसा समय चल रहा है, तो अभी समय नहीं है, और ये सारे एक अलग से एक यहाँ पे भी दिमाग की जो एक वो नसें खुल रही हैं असल में समझ आ रहा है कुछ और भी अभी कि नहीं नहीं अभी तो देखो क्या है। और अब जैसे कि अरुणा दीदी कुछ समय पहले मुझे कह रही थी, देखो आप वहां पर हो, 100 मिलियन लोग हैं यहाँ पे,
उसमें एक आप हो। तो भाई एक तरह से एक जिम्मेवारी सी का एहसास भी होता है कि हम बैठ कर के अमृत वेला में जरूर बाहर बैठ के बालकनी में, और यहाँ पे भी जो कमरा है बाबा का कमरा है, यहाँ पर भी बैठती हूँ। ऐसे कोई ऑफिशियल बाबा का कमरा अभी से बना नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल ही रही है अभी, लेकिन यही कमरा मैंने जहाँ पे मैं रहती हूँ, इसी रूम को बाबा का कमरा बनाया हुआ है। और यहाँ पे जब मैं बहनों को, क्योंकि मुरली यहीं पे सुनाती हूँ आजकल, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, क्लासरूम जो है, जो दूसरा एक हॉल है, तो वो बहनें कहती है अरे इस कमरे में आते तो हमें कुछ अलग से एहसास हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद जो बाबा के वाइब्रेशन यहाँ पे हैं वो काम कर रहे हैं शायद, क्योंकि जो जो बहनें कुछ हैं जो आती हैं, जैसे मैंने कहा एक रेगुलर है, लेकिन कुछ कुछ हैं जो 2 हफ्ते में एक बार आने वाले हैं, या फिर 1 हफ्ते में एक बार आने वाले, ऐसे कुछ हैं। तो ये बात है। दूसरा, अमृत वेला में जरूर बाहर बैठती हूँ जो बालकनी में, कुछ 15 मिनट जरूर, तो जरूर बाबा को विजुअलाइज करके, या जो बाबा कहते हैं सकाश देने की सेवा, वो मैं याद करके अपने आप को जैसे भी करें, हम ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि अवस्था हमेशा हमेशा हमारी बहुत उड़ती हुई रहती है, जैसे आपने कहा डिमोटिवेट, डिमोटिवेट तो खैर कभी नहीं हुई, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि आज अवस्था अच्छी है, आज अवस्था इतनी अवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन फिर मैं अपने आप को ना हमेशा याद दिलवाती हूँ, जब भी ऐसे ऐसी वाली अवस्था होती है ना, ऐसे ऐसी वाली, तो मैं खुद को याद दिलवाती हूँ कि पिछली बार जब अवस्था खराब हुई थी, ठीक हो गई थी ना, अभी भी हो जाएगी, ये बहुत टेम्परेरी है। तो ये चीज हमेशा मुझे काम में आती है। आप सबको अनुभव है ना कि जब भी अवस्था गिरी, ठीक हो गई थी ना, फिर जब भी अवस्था गिरे तो यही तो याद रखना है कि नहीं ये टेम्परेरी है, ये बिल्कुल टेम्परेरी है। मुझे पता है उस दौर से मुझे अपने आप को निकालना है। जैसे भाई ने कहा कि हाँ, खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है इस ज्ञान मार्ग में। अपने आप को सच में, जैसे ना ग्रुप में जब चल रहे होते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी मैं ना एक तरीके से मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात बोली है, और मैं कोई दादी भी नहीं हूँ हाँ कि भाई मेरी अवस्था इस तरह से, मैं, लेकिन मैं सच में इस बात पे ध्यान देती हूँ कि अपने आप को ऐसे भी नहीं मर मर के जीना कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा और मैं क्यों ऐसे करूं। नहीं, अगर आपका इस दिन दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, भाई आप आज आपको दिल है, आप अमृत वेला के बाद, चलो खैर तब मैं नहीं सोती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसा नहीं मैं अपने आप को बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट करके ऐसा कर दूं कि एक दिन मेरा दिल ही उठ जाए यहाँ से, ऐसा नहीं। थोड़ा लाइट एंड इजी, लाइट एंड इजी, कोई बात नहीं, ओके आज आपका दिल है कि आज आपको, जैसे मुझे, मैं जैसे बहुत योगीज एंड तिब्बतियन, जैसे मुझे जैसे मैंने बताया, तो मैं अपने बता रही हूँ कि हाउ डू आई मेंटेन माय स्टेज, कि जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है योगियों के बारे में पढ़ना, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ किताबें अपने पास जरूर रखती हूँ, तिब्बतियन योगीज और उन्होंने कैसे अपने आप को क्या किया, और हिमालयन योगीज, तो इनमें ना मैं बहुत पढ़ती हूँ इस तरह की किताबें। मैं सच बता रही हूँ, पता नहीं शायद बीकेएस को लगे ये क्या है, आपके पास कुछ और नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पास मुरली नहीं है पढ़ने के लिए, है मुरलियाँ, लेकिन मुझे वो चीजें मदद करती हैं तो मैं पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कह रही आप भी पढ़ो, नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बाबा के करीब पाती हूँ, मैं इसलिए उनसे प्रेरणा लेती हूँ, इन्होंने भगवान को पाने के लिए क्या क्या किया और मेरे पास वो है, तो मैं उस बाबा को अपने साथ रख करके वो किताबें पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ना। और फिर जैसा कहा कि कहीं ना कहीं पूरा दिन में कुछ ना कुछ क्लासेस ये सब होती रहती हैं, फिर इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया पर भी आजकल हम एक्टिव हो गए हैं। अब एक यूट्यूब पे जैसे दीदी भी हमें बोलती रहती है कुछ करो कुछ करो, तो यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ, जैसे अभी क्या था कि अभी जैसे मैंने कहा अभी 5 मिनट पहले, क्लास के 5 मिनट पहले मैं उनसे बात कर रही हूँ, फिर मुझे लगा अरे शायद क्लास शुरू में 2-3 मिनट है, तो मैंने ऐसे 2 मिनट कुछ रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे डाला मैंने, ऐसे खुद को कहीं ना कहीं हम यू नो जैसे भेजूंगी मैं आपको वो वीडियो भी जो इसी सेटअप में है बिल्कुल मैंने कहा थोड़ा टाइम यूज कर लेती हूँ 2 मिनट का, और इस तरह से खुद को मोटिवेट रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। और हम जैसे कुवैत वालों के साथ हमने एक क्लास शुरू की है, जॉली जी भी हमारी, जसबीर जी भी अटेंड करती हैं एवरी ट्यूसडे वेंसडे के शाम को हम
69 की मुरलियां रिवाइज करते हैं, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैं आप सबको भी कहूंगी कि हमने तो उसका नाम दिया है द फाइनल रिवीजन। अब थोड़ी रिवीजन करेंगे बार बार में, थोड़ी दिन आने वाले हैं रोज रोज तुम्हारे पास आएगा ये कोविड और तुम्हें शांति मिलेगी बैठे रहो, नहीं, द फाइनल रिवीजन। तो हमने कहा नहीं, हमने कितना कुछ मिस कर दिया है। और मैं सच बता रही हूँ, जब से हमने वो 1969 की मुरलियां शुरू की है, वही हम सितंबर में पहुंचे हुए हैं, जनवरी से सभी की अवस्था में एक मैं देख रही हूँ, एक एक बदलाव आया है। तो आपको भी मैं कहूँ ये सीक्रेट शुरू करो। जो जो होते हैं ना स्कूल के बड़े होशियार बच्चे, वो बहुत छुप छुप के पढ़ाई करते हैं, देखा होगा आपने, आप में से भी कोई होंगे वो। हाँ, हमने देखा था हमारे स्कूल में एक बहनें होती थी हमारी सीनियर्स, पता नहीं कहाँ चले गए, ओ अच्छा उस कोने में बैठ के किताब छुपा के पढ़ाई कर रहे। ऐसे तो होते, बाबा कहते आप भी गॉडली स्टूडेंट हो। तो इस तरह से अपने आप को बिजी रखते हैं और बस यही याद रखते हैं बार बार में कि हमेशा बाबा का ज्ञान, योग की जो धारणाएं हैं वो ना टूटने पाए। और दूसरा, हमेशा मैं क्योंकि अकेली हूँ तो इस चीज पे भी ध्यान रखती हूँ कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखूं। जैसे हमेशा वॉक्स पे जाना, सुबह सुबह जरूर मैं वॉक करने जाती हूँ। और उस दौरान मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए चलते फिरते चलते, वो देखते, क्योंकि सुबह सुबह जैसे जो यंग लोग होते हैं ना, वो तो एक भी नहीं दिखता, वो मैं ही होती हूँ, या फिर बहुत सारे बुजुर्ग दिखते हैं, तो वो सारे बुजुर्ग लोग मेरे फ्रेंड बन गए। अभी रोज मुझसे मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, थोड़ा हल्का फुल्का ज्ञान भी ट्रांसफर कर देती हूँ। जैसे बाबा के बच्चे तो रुक नहीं सकते ना, तो ऐसे चलती रहती है। तो ये है कुछ बातें। और और दीदी कोई जानकी दादी के साथ या कोई जयंती दीदी के साथ कोई ऐसा कुछ खास कभी सीखने को मिला हो छोटा सा? हाँ जरूर, क्योंकि जयंती दीदी के साथ तो क्या है, जब स्टूडियो में जब मैं थी तो मुझे ध्यान है कि उसका एक बड़ा फायदा था कि अब सेंटर पर अगर कोई बड़ी दीदी या दादी आती है तो क्या होता है, सेंटर में कितने सारे लोग होते हैं और फिर आपको थोड़ी मिलने का मौका मिलता है। पर स्टूडियो में तो मैं अकेली हूँ, बस मैं और दीदियाँ और दादियाँ। तो वो भी एक बहुत अच्छी, एक मजे आते थे मुझे। मैंने कहा चलो, सेंटर पे तो कभी मिली नहीं, सामने। एक बार की बात है, डाइनिंग टेबल पे जयंती दी और मैं, हम दोनों बैठे हुए, मैं दीदी को हम लंच करवा रहे हैं और लंच एक सेंटर से आया था और स्टूडियो में हम बैठे हैं। तो मैं दीदी से सवाल जवाब कर रही हूँ। मैंने कहा दीदी आपको गुस्सा आता है कभी? देखो इस तरह के सवाल कर रही हूँ मैं दीदी से। और दीदी भी बहुत प्यार से, सच्चाई से, दीदी कहती हाँ आता था ना, धीरे धीरे अभी कम हो रहा है पर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से यही सीखा हमने दीदियों से भी। और जैसे मैंने कहा जयंती दीदी के साथ के अनुभव ये कि हमेशा जब मैं स्टूडियो से जाने वाली थी अपने कुवैत में, तब उनके साथ ही लगातार बातचीत चलती रहती थी। दीदी हमेशा ही बोलती रहती थी कि हाँ जाओ, और फिर उनके साथ जब ध्यान है, जैसे मैंने कहा कुवैत में जाने से पहले मेरा वीजा 2 बार रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इन देशों में अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप फीमेल हो तो मुश्किल है। जब दुबई में जाना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन वीजा मिल जाता है, बट जैसे कुवैत है या फिर सऊदी है, अरबिया, ये मुश्किल टाइप के देश है। तो बहुत 2-3 बार रिजेक्ट हो रहा है। और स्टूडियो से भी, मैंने स्टूडियो भी जाना छोड़ दिया और मेरा वीजा भी रिजेक्ट हो गया। तो वो 1 महीना भी बड़ा परीक्षा वाला था, मैं तो ना इधर हूँ मैं ना इधर हूँ। तो उस समय मुझे शिवानी दीदी से मेरी बहुत बात होती थी। शिवानी दीदी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया उस समय, बात कर करके कहते नहीं नहीं रुको, होने ही वाला है, वापस स्टूडियो नहीं जाना। आपका होगा। और खैर जाना हो गया। तो वहां पर मैं बहरीन में गई। पहले बहरीन का जब अरुणा दीदी का मैसेज आया आपका वीजा तैयार है, और कुवैत का तो नहीं हुआ, बहरीन का हुआ है, और मुझे आपको इंडिया से एक बार बाहर निकालना है, ताकि फिर मैं आपको आगे मैं सुलट लूंगी आपसे, आप पहले एक बार बाहर निकलो। तो बहरीन, मैंने कहा ये कौन सा देश है, इसी प्लेनेट पे है क्या ये? मुझे तो ये भी नहीं पता था कहाँ पे है। खैर दीदी ने कहा भाई चलो ठीक है, क्योंकि वहां पे उस समय जान की दादी आने वाले थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, तो इसी बहाने हम भी गए, पहुंच गए, और वो पहला खैर अनुभव था विदेश का। तो 1 महीना वहां पे रहना हुआ। तो वहां पे
जयंती दीदी थे, तो उनको पता था कि मैं अभी कुवैत जाने वाली हूँ जल्दी ही, जैसे वीजा बनेगा। तो जयंती दीदी ने मुझे एक बात बोली, जैसे भाई ने पूछा कोई अनुभव, उन्होंने कहा अच्छा वहां पे जाओगे? मैंने कहा दीदी। कहा आपको पता है ना वहां पे कितना मुश्किल है? मैंने कहा दीदी पता है, पता तो नहीं है अंदर। मैंने कहा दीदी पता है। फिर कहती है वहां पे ना किसी को भी मारना इस प्रकार से, अगर आप उनको लगेगा कि आप उनके खिलाफ कुछ जा रहे हो, अगर आप उनके धर्म के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो वहां पे तो मारना भी अलाउड है। पता है आपको? दीदी मेरी परीक्षा ले रही होगी शायद। मैंने कहा अच्छा दीदी बहुत बढ़िया, ये तो अभी मरना तो है, भगवान के नाम पे मरेंगे, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। दीदी ने कहा हाँ जरूर जरूर जाओ जाओ। दीदी को लगा हाँ ये तो तैयार है। और ऐसे और दादी जानकी जी ने भी ये बात हम सभी को बोली हुई है कि भाई अगर इन देशों में ऐसा नहीं है कि आपको बाबा के बच्चे बनाने हैं, आपको ओम शांति बोलने वाले बीके तैयार करने हैं, आपको इस प्रकार से जो एकदम टिपिकल टाइप्स बीके आपको तैयार करने हैं जो मधुबन आए। और नहीं, दादी ने कहा है संदेश देना है, तो वो बहुत क्लियर है। एक आए दो आए नो प्रॉब्लम, हम हैं। और हमारी जो हम तो अपने आप को हम कहेंगे स्वमान में रहते हैं, हमारी उपस्थिति ही सेवा है। जैसे यहाँ से मैं नीचे जाती हूँ, जो जो गेट कीपर होते हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे अपने आप ही मुझे कहते रहते हैं गुड मॉर्निंग सिस्टर। अब हमने थोड़ी बताया कि हमें सिस्टर बोलते हैं, बस। और बस यही कि हमें अपनी अपनी सच्चाई में रहना है, बस यही सीखा है हमने कि भाई कोई लोग उनको बहुत टिप देते रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं देती, मुझे नहीं पता टिप भी देना होता है ये सब। तो एक बहन ने कहा नहीं नहीं वो तो आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप ऐसे। मैंने कहा टिप तो नहीं देती, बस मुस्कुराहट देती हूँ मैं तो सिर्फ। मैंने ऐसे मजाक में कहा, कहते बस उसको वही चाहिए। वो हम प्यार से जो बात करते हैं ना लोगों से, ये सेवा हो रही है। क्योंकि हमेशा एक चीज और जो बाबा का जो थॉट में मन में रखने की कोशिश करती हूँ कि हमसे सभी को बाबा का प्रेम अनुभव हो, हमारा अनुभव नहीं हो, बाबा का प्रेम, अल्लाह का प्रेम उनको अनुभव हो, हमसे उनको वो सच्चाई अनुभव हो। तो वो एक बेहद की बुद्धि रख कर के जब हम व्यवहार में आते हैं तो एक सेवा हो जाती है। और कोई सवाल? मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं पूछना। हाँ, कोई क्वेश्चंस हैं किसी के कुछ और? मेरे को लगता है कि दीदी को हमने वैसे इतना थका दिया, मैं देख रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है। कोई अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर 10 मिनट हम दीदी के साथ थोड़ा योग लगा के बैठेंगे, बाबा को थैंक्स भी करेंगे। कोई सवाल कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, यू आर हाँ ऑल। भाई जी। जी। हाँ वो वहाँ आप जो ज्ञान दे रही हो दीदी, तो उस इंडिया से और वो ये इजिप्ट में कितना डिफरेंस रहता है ज्ञान देने में? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। खैर बहुत अंतर है। जैसे मैंने कहा ना कि वहां तो हम सीधा, जैसे भारत में मुझे ध्यान है हमारे बहादुरगढ़ सेंटर में हम क्या करते थे। हाँ, कोई आया है नया, ओ अच्छा भैया आओ बाबा के कमरे में बैठो, राइट? ऐसे तो करते हैं ना हम, तो भाई ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पे कहीं ब्रह्मा बाबा की फोटो नहीं, बाबा का रूम, बाबा का रूम तो हम नंबर लॉक में लॉक रहता है, नंबर लॉक होता है उस पे। ऐसा नहीं कि कोई भी आए और निकल ले और चलो ये क्या है भैया घुस जाओ अंदर, नहीं, नंबर लॉक। वो भी सिलेक्टेड लोगों को पता रहता है कि अच्छा इसका नंबर ये है, ये खोल के अंदर जाना है। और फिर रूल क्या है, आपको दरवाजा बंद रखना है, वो आप खोल के नहीं योग लगा सकते ऐसे। और जिसको हमें प्रत्यक्ष करना है उसको हम ऐसे छुपा छुपा के रखते हैं वहां पे। तो बहुत अलग है सारा सिस्टम। तो हर चीज, जैसे मुझे ध्यान है, जैसे बहन ने जो सवाल पूछा उसके संबंधित, एक बार मैं कोर्स करवा रही थी कुवैत में, तो सामने सारे लोग बैठे हुए हैं कुवैती अरबिक लोग, और अरब में भी कोई इजिप्शियन बैठा है, कोई जॉर्डेनियन है, कोई क्या बोलते हैं लेबनीज है, कोई यूएई का है, सब इस तरह से सब बैठे हुए, सबकी अलग अलग सोच, और सब बैठे हैं। और उसके बाद जब
शुरुआत हुई कोर्स करवाने की, भाई बहुत अच्छा, आत्मा का लेसन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको पसंद आता है। मुझे पता है आज कोई समस्या नहीं होने वाली है, पता है आत्मा आत्मा, सोल सोल, रूह आत्मा सब मानते हैं। जैसे ही बात आती है परमात्मा के लेसन पे, हमें हर अटैक के लिए तैयार होना पड़ता है उस दिन। और जैसे कोर्स करवाना है, और मुझे पता है कि हमें सबको पता है अभी कि इस्लाम में आप फादर नहीं कह सकते भगवान को, वो कुछ भी नहीं है। आप उसको रिलेटिव बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने रिलेटिव बनाया मतलब आप उसको एक कदम, बहुत एक कदम नहीं, बहुत नीचे ले आए, आप उसको अपने लेवल पे ले आए। फिर तो आपने भगवान को अपने जैसा बना दिया, तो बहुत बड़ा क्राइम है, सिन है ये असल में। तो मैं सोच रही बाबा आज आपका ही परिचय देना है, आप देख लेना अपना, क्योंकि ना तो हम शिव बोल सकते, ना बाबा बोल सकते भाई, हाँ ना परमधाम बोल सकते, बोलना क्या बाबा, आज आप देख लेना क्या बोलना क्या है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मुझे ध्यान है, जैसे ही हमें पता होता है, फिर अपने आप हमें मन में आता है कि अब भाई अब बताना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही ना, बेशक कितने अटैक हो, असलियत तो यही है कि ये भगवान के बच्चे हैं। अब कितने भी अटैक हो जाएं, अब जैसे मुझे ध्यान है मैं कोर्स करवा रही हूँ, मैंने शुरुआत की गॉड इज योर फादर, हाँ ऐसे मैंने बोला, और मैं जैसे कि ना, जैसे कि तैयार नहीं हम कि यस आई एम रेडी नाउ अटैक, हाँ। तो एक खड़ी हो गई बहन जी, कहती है क्या कहा आपने, जैसे हम तो तैयार ही होते ना तो शौक नहीं लगता है, फिर हम तो तैयार थे। तो कहती है क्या कहा आपने, भगवान हमारे पिता है, नहीं ये है वो है। फिर हम, मैंने कहा नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बताओ आप कैसे उसको याद करते हो ताकि सारे उससे फायदा ले सके। अब इस बात का तो जवाब किसी के पास नहीं होता ना, याद तो कोई करता नहीं है ना उसको, हम तो रटते हैं ऐसे कुछ 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 मंत्र या जो भी मंत्र शंत्र रटते रहते हैं। तो वो कहती है बस मैं याद करती हूँ। मैंने कहा नहीं कैसे, भाई हम जानना चाहते हैं ना। तो वो कहती नहीं नहीं ये है वो है। फिर कहते ओके मुझे जाना है छोड़ के। मैंने कहा ओके थैंक यू, चली गई वो क्लास छोड़ के। ऐसे तो बहुत मौके आए, चली गई। अब दूसरे जो लोग बैठे थे वो भी थोड़े शॉक में आ गए। फिर मैंने कहा, फिर वो थोड़ा कहते नहीं नहीं आप प्लीज कंटिन्यू रखो, हमें यही अच्छा लग रहा है जो आप बोल रहे हो ना फादर, ये हमें अच्छा सा लग रहा है कुछ। खैर ये सब बातें चलती रही। फिर 1 महीने बाद मैं कहीं पे थी कुवैत में, किसी काम से बाहर निकली हुई थी, किसी ने मुझे पीछे से कंधे पे हाथ लगाया। मैं मुड़ी तो वही माता जी जो उठ के गई थी। तो कहती पहचाना, मैंने कहा "हाँ, पहचाना, और कैसे हो आप, कहती बहुत अच्छी, वो सॉरी मैं उस दिन चली गई थी उठ के। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आज भी कोर्स चल रहा है एक और, उस समय शुरू हो चुका था बाय चांस। मैंने कहा आओ आज आप, कहते ठीक है। तो आई, तो मुझे कहीं ना कहीं एक लगता था मन में अरे वो बाबा के घर से दूर चलेगी, तो वो आ गई। और एक ये अनुभव हुआ कि भाई नहीं भगवान जो है क्या तुम बोलते रहते हो। उसके बाद एक अनुभव ये हुआ, जब लास्ट मैंने को जब कोर्स करवाया कोविड से पहले, तो एक बहन बोलती है क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे, क्या भगवान हमारे पिता ही हैं सिर्फ, क्या हमारी माता पिता भाई बहन हस्बैंड माशूक आशिक नहीं हो सकता। ये भी एक हिजाब वाली बहन ही पूछ रही है। तो 10 सालों में ये भी मैंने बहुत बदलाव देखा लोगों में, कि पहले कोर्स करवाना बड़ा मुश्किल लगता था, अभी लोगों में ना एक 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 वाइब्रेशन ही शायद संसार के ऐसे हो गए, लोगों ने भी स्वीकार करना शुरू किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई। और फिर हाँ, हम सिर्फ आत्मा परमात्मा और कर्मा, कर्मों का लेसन, ये 3 करवा के हम रोक देते हैं। हम कहते हैं भाई अभी थोड़ा ब्रेक लो आप लोग, इसके बाद भी है कोर्स, लेकिन अभी हम सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान देंगे। तो फिर हम देखते हैं जैसे मान लो 30 लोगों ने कोर्स शुरू किया है, और आत्मा परमात्मा और कर्मों के लेसन तक आते आते 15 लोग रह गए हैं, मान लो ऐसा होता है ना, जाते रहते आते रहते। 15 में से हम देखते हैं छटनी अपने आप हो जाती है। फिर हम सेकंड लेवल पे लेकर आते हैं, जिसको हम सृष्टि चक्र का बताते हैं हम, क्योंकि जब वो हम उनको बताते हैं, एक एडवांस लेवल भी है अगर आपको आना हो तो। फिर उन 15 में से 3 लोग आते हैं, वो अपने आप हो जाता है। फिर वो 3 लोग ऑटोमेटिकली थोड़े खुले दिमाग वाले होते हैं। फिर उनको भी हम थोड़ा लेकिन होश में रह करके बताते हैं ऐसे 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 सृष्टि 5000 साल ये सब कुछ नहीं बताते। और अगर आप चित्र देखोगे
तो भारतीय जो चित्र है वो इंसान एक जो कुछ नहीं जिसको पता, वो चित्र देखते ही सब समझ 1250 से सब। और अब जो यहाँ पे चित्र है, एक झाड़ बना हुआ है और जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत सूक्ष्म है, उसके साइंस बने हुए, बस इस्लाम का हल्का सा साइन है, वो भी थोड़ा देखो ध्यान से तो ही दिखाई पड़ता है। जैसे शंकराचार्य का भी कुछ हल्का सा है, ये बुद्धिज्म का भी। तो वो खुद को ही नहीं समझ सकता है, समझाना पड़ता है, कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं है, ऐसे चित्र हैं वो। तो वो इसीलिए उस हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ के हिसाब से, फिर ताकि कुछ भी चीज रिकॉर्डेड नहीं है ना, तो हम जो बोलते हैं वही ऐसे ऐसे अलग अलग है। फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं। जैसे फिर दूसरी बात, अबव ऑल हर चीज के ऊपर मैं कहना चाहूंगी आखिरी बात, कि हमें बस उनके साथ आत्मा के लेवल पर जुड़ना है। कभी भी अपने को ये नहीं समझना उनको कोर्स करवाते हुए अरे ये अलग है। मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आती किसी से भी। मुझे हर एक को देख के लगता है हाँ अच्छा, परमधाम वाला ये भी मेरे साथ वाला ही है, ओके। बिल्कुल मुझे ये फीलिंग आती है। मुझे बिल्कुल कभी नहीं लगता ये शरीर का क्या है, ये क्या, ये गाड़ी को क्या देखना, ये कुवैती है, ये इजिप्शियन है, ये क्या होता है। बाबा ने तो पहला लेसन ही सिखा दिया। ओके, मैं आत्मा को बता रही हूँ, इसको अपने भगवान का परिचय, इसको अपने पिता का परिचय, इसको अपने घर का परिचय। बस ये अपने मन में रख के जब हम ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात वो हमारे बहुत करीब आ जाते हैं असल में, क्योंकि हम वहां पे वो टीचर स्टूडेंट इस तरह का कल्चर नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो टीचर और अलग, और आप छोटे वो बड़े, और ये सीनियर, ये कुछ नहीं। आप बस बाबा के बच्चे हो, निमित्त हो, आत्मा को ज्ञान दे रहे हो बस। तो बहुत सारी हदें भी लांगनी पड़ती हैं अपने को भी। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, एक छोटी सी चीज पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी। आपने बहुत अच्छा अपना जर्नी का सारा बताया, डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ एंड सो डिफरेंट। तो कुछ 2-3 कॉमन टिप्स बता दीजिए। जैसे हम लोगों की जिंदगी में तो थोड़ी सी उथल पुथल आती है, तो बड़ी मुश्किल लगती है मैनेज करने में। हालांकि हम क्लास कर रहे हैं, बहुत हेल्प मिल रही है, लेकिन आप अपने अनुभव से कोई 2-3 कॉमन पॉइंट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखो मैं तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए सदा एक ना जो चीज मैंने सीखी है अपनी इस ज्ञान मार्ग में, वो है खुद से प्यार करना, स्वाभिमान, स्वमान, इसको कभी कम मत होने देना। आप अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कौन है? आप हो। तो खुद से जो प्यार करेंगे ना जब हम, ये स्वार्थ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुद से जब हम प्यार करना सीखेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिस्टर्ब होंगे लेकिन खुद को याद दिलवाएंगे नहीं, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं इस चीज से डिस्टर्ब नहीं हो सकती हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। वो इंसान आराम से घूम रहा है या जिसने भी मुझे कुछ कहा है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। तो खुद को सच में जो एक सार यही है, अपने से प्यार करना है। दूसरी चीज, बार बार में कोर्स जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, कि ज्ञान को जो आत्मिक स्मृति है वो तो रामबाण औषधि है, जिसको मुझे लगता है हम सभी यूज नहीं करते ज्यादा। आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्मृति आपको पता है 1969 के 21 जनवरी से लेके अभी हम सितंबर तक की जो मुरलियां सुन रहे हैं, एक कॉमन बात जो सारी मुरलियों में है, बाबा कहते हैं आप आत्मिक स्थिति में तो हो ही नहीं। बार बार में एक ही बात बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में आप नहीं हो, इसलिए विघ्न आ रहे हैं, क्योंकि हम देहभान की स्थिति में हैं, इसलिए हम डिस्टरबेंस में बहुत ज्यादा है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे बहुत मदद करता है। प्लीज अपने आप को बहुत प्यार करना सीखना है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम कैसे ज्ञान सुना पाएंगे दूसरों को? हमारी स्थिति डगमग होगी, हम कैसे दूसरों की स्थिति, क्योंकि आप साधारण नहीं हो ना,
आप साधारण नहीं हो, आप बहुत ऊंचे हो। खुद को जो हम साधारणता पे ले आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हम सबकी कहानी है, सिर्फ आपकी नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ क्या है? कांस्टेंट रहना। तो प्लीज अपने आप को बहुत प्यार करना, बहुत अच्छी तरह से अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने मन का ध्यान रखना, अपनी मन की शांति को किसी भी चीज के लिए जाने मत देना। बहुत कीमती है वो। बाबा कहते हैं इससे जरूरी कीमती कुछ है ही नहीं डिस्टर्ब होना अपने को। ठीक है? ठीक है दीदी, ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके जी। थैंक यू दीदी। बस अगर आप योग कराएंगे 5 मिनट 10 मिनट कुछ ऐसा, या कोई हाँ गीत। जरूर। हाँ आप मुझे लगता है कि एक सॉन्ग बजा सकते हैं आप। अच्छा ठीक है दीदी। आप या फिर 5 मिनट कुछ एक मेडिटेशन कमेंट्री में करवाती हूँ जी जरूर। दीदी, जी दीदी, जी। जरूर, एक सेकंड। तो सभी अपना पूरा ध्यान सबसे पहले अपनी भ्रुकुटी के मध्य ले आए। 1 सेकंड में हम बाबा के योगी बच्चे हैं। जो संकल्प हम रचते हैं वो 1 सेकंड में सिद्ध हो जाता है। मैं आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य, चमकता सितारा। बिल्कुल अलग अनुभव करें खुद को। ये सितारा शरीर से न्यारा। अब अपने सामने यही बैठे बैठे बाप दादा को इमर्ज करें। आपके सामने हम कहीं गए नहीं हैं, बाबा ही हमारे सामने आ गए हैं। अनुभव करें उन वाइब्रेशंस को। और बाबा से जो शक्तियों की किरणें, प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर और मेरे तन पर जो पड़ रही हैं, तो विजुअलाइज करें हमारा शरीर भी लाइट का बन गया है। बाप दादा प्रकाश के तन में और मैं आत्मा भी इस प्रकाश के तन में। इस शक्तिशाली मन की अवस्था में ये थॉट क्रिएट करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं आत्मा इस प्रकाश के तन में बाप दादा के समक्ष। मेरे मन की अवस्था सदा अचल अडोल है। अब बाप दादा ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं फरिश्ता बाबा के साथ उड़कर
चला अपने वतन की ओर। और प्रकाश में काया सूक्ष्म वतन में छोड़कर सीधा परम धाम में, अपने घर में। बिल्कुल शिव बाबा के पास करीब, जड़ों में। अब बाबा से दूरी नहीं रखनी, यही तो समय है उनके साथ का भरपूर फायदा उठाने का। मैं आत्मा शिव बाबा सर्वशक्तिमान के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में उल्टा झाड़, आत्माओं का झाड़। अब चलो हम सभी आत्माओं की सेवा करते हैं, बाबा से शक्तियां लेकर पत्ते पत्ते तक, हर आत्मा तक। परमधाम में ही बैठे बैठे वहीं पे सभी आत्माओं को परमात्मा प्यार का अनुभव करवाना है। शिव बाबा से शक्तियां लेकर, दिव्य प्रेम लेकर, बस ये प्रवाह चलता रहे, रुके नहीं। सभी मेरे हैं। इस सृष्टि चक्र पर पाठ बजाते बजाते हम भूल गए, हम सभी एक ही घर के हैं, एक ही पिता के संतान हैं। और जो रिश्ते नाते जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे लगता है मुझे दुखी करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, नहीं, इस आत्मिक स्थिति में उनको देखें, परमधाम में, इन शाखाओं में उनको देखें। मैं पूर्वज आत्मा हूं, शिव बाबा मेरे द्वारा उनकी सेवा करते हैं, उससे करवाते हैं। तो इस आत्माओं के झाड़ में प्रत्येक आत्मा शिव बाबा का प्यार अनुभव कर रहे हैं। और अब एक पल में स्वयं को प्रकृति के मध्य देखें। मैं आत्मा वापस इस देह में, लेकिन मेरे मन में इतनी स्पष्टता है कि सभी जो मेरे आसपास हैं, ये वही तो है जिनको भी देखा था ऊपर। तो प्रेम का प्रवाह निरंतर चलता रहे। ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत थैंक्स आपका। और हम सबको यही उम्मीद रहेगी फिर कभी चांस मिले, ताकि आपके साथ बैठकर फिर से
भी एक ऐसा सुंदर सा एक अनुभव और सुने, और बहुत जल्दी आपके पास कोई नए नए और एक्सपीरियंसेस वहाँ आए ताकि हम भी उसका कुछ ना कुछ फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच दीदी। आप सब थैंक्स कर सकते हैं दीदी को। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपका तो आप बहुत सभी का थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू दीदी। ओम शांति। अच्छा लग रहा है। ओम शांति थैंक यू दीदी। दीदी, थैंक Oh, यू। ओम शांति। दीदी। Thank you. जॉली ओम जॉली शांति। बहन का बहुत बहुत ओम थैंक्स। शांति। जॉली बहन जो है उनके जो मेरे ख्याल से माध्यम बनी हमारी जॉली बहन, नजर आ रही है हाँ जी, आ रही ये नजर। बहन? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा है कि कैसे कैसे हमारे को बाबा ने बेहद में जो सुनते थे, जब दादी कह रही थी लास्ट में परिवर्तन होगा ऐसे, वो बेहद में नजर आया कि कैसे एक कोने में बैठा हुआ और कहाँ कहाँ बाबा ने कनेक्ट करा दिया। तो थैंक्स है आपका जसबीर बहन जी। जब हमने इनका नाम प्रभजोत बहन रख दिया तो थैंक यू आप सबका। फिर थैंक यू। मिलते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यू।